हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने दिसंबर 2025 में एग्जाम दिए थे या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स देने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए फाइनल का जो दिसंबर 2025 में एसएफएम का पेपर हुआ था स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसका आज हम यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू का सॉल्यूशन मैंने आपको सेम डे दे दिया था जिस दिन आपके एग्जाम हुए थे। बट इस वीडियो में दोबारा से पहले मैं एमसीक्यू के आंसर आपको बता देता हूं ताकि बाद में अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देखे तो उसको एमसीक्यू के सॉल्यूशन के लिए अलग वीडियो, सेक्शन बी के सॉल्यूशन के लिए अलग वीडियो, अलग अलग वीडियोस रेफर ना करना पड़े। इस वजह से इस वीडियो में भी हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे स्टार्टिंग के। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए एमसीक्यू दोबारा से करवा दूंगा, उसके बाद सेक्शन बी हम पूरा का पूरा डिटेल में सॉल्यूशन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि काफी सारे बच्चों के मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सीएमए इंटर का सॉल्यूशन डाला था, कॉस्ट अकाउंटिंग का डाला था, तो काफी सारे बच्चों ने वीडियो के नीचे एसएफएम और एससीएम की डिमांड की। तो सबसे पहले मैं एसएफएम का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं सीएमए फाइनल वाले बच्चों के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हर बार एग्जाम से पहले हम आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेकर आते हैं, रिवीजन सीरीज लेकर आते हैं जिसमें 100% जो सब्जेक्ट आपका उसको हम रिवाइज करवाते हैं। एग्जाम के पहले एमसीक्यू बैंक वगैरह आपके साथ डिस्कस किया जाता है, वर्कबुक वगैरह हम आपको करवाते हैं। एग्जाम के बाद अगर मैं बात करूं तो सजेस्टेड आंसर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सीएमए फाइनल, एसएफएम और एससीएम से रिलेटेड काफी सारा रेलिवेंट कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि एसएफएम के बाद जल्दी मैं आपके लिए एससीएम का भी सॉल्यूशन, सजेस्टेड आंसर्स लेकर आने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए ऑलरेडी करवा चुका हूं, बट फिर से करवाने का पर्पज मैं बता चुका हूं कि आपको अलग अलग वीडियोज रेफर ना करने पड़े। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट टीएन इज 2। सबसे पहले आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बता दिया कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 2 है, जिसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। व्हेन इट्स एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो, मतलब कैश इनफ्लो कमेंसिंग फ्रॉम ईयर एंड 2 to 4, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर 400 लाख रुपए रहेगा हर साल। डिस्काउंटिंग करनी थी आपने 10% के अकॉर्डिंगली। हाउ मच वुड हैव बीन द इनिशियल कैश आउटले, कितना होगा, विच वॉज फुल्ली मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बता दिए थे 10% पे ईयर 1 से लेकर 4 तक, ईयर 1 से लेकर 4 तक बता दिए थे। बट आपके लिए ईयर 1 की तो कोई रेलेवेंसी थी नहीं, क्योंकि सेकंड ईयर में आपको कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर का आपने यूज करना था। सॉल्यूशन आपके सामने है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 2 इज इक्वल टू, हर साल आपको 400 का कैश इनफ्लो होना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लोगे आप 400 इंटू 0.909 प्लस 909 सेकेंड ईयर से हो रहा है, तो 400 इंटू 0.826 प्लस 400 इंटू 0.751 प्लस 400 इंटू 0.683 डिवाइडेड बाई इनिशियल कैश आउटफ्लो आपको कैलकुलेट करके देना है। तो सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 452 लाख। ऑप्शन बी जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट एक्स जेड। प्रोजेक्ट की कॉस्ट 12,000 रुपए, एनुअल कैश इनफ्लो 4,500, प्रोजेक्ट की लाइफ है 4 ईयर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 14%, जिसके 4 साल के फैक्टर रहेंगे 2.9137। द सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी। तो सर जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उससे रिलेटेड आपको सेंसिटिविटी बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो डेटा गिवन है उसके बेसिस पे आपको एनपीवी पता होना चाहिए। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में इनिशियल कैश आउटफ्लो। हर साल आपको एनुअल कैश इनफ्लो आ रहा है 4,500, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 2.9137, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा 4,500 इंटू 2.9137 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो दैट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट थी 12,000, तो आपका एनपीवी आ रहा है 1,112 रुपए। अब अगर मेरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी है, अगर मेरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट
1112 रुपए बढ़ गई तो मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा। सेंसिटिविटी चेक करने के लिए एनपीवी जीरो लिया जाता है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1112 रुपए बढ़ जाए, तो कि अभी कितना चल रहा है 12,000, तो सिंपल सी बात है ये आपका परसेंटेज टर्म में 9.26% आ रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 9.26%। 9.26%, दैट इज ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आप इसको पार्ट को स्किप करना चाहते हो, एमसीक्यू वाला ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, तो आप स्किप कर सकते हो, आगे जा सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड वन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट ऑफ पीएम लिमिटेड। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, साथ में कहते हैं अमाउंट इन ल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इज 12,000। यहां पे आपको सीई कैलकुलेट करके बताना था, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके बताना था। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हो। 10,000 इंटू 0.7 प्लस 20,000 इंटू 0.3, तो ये आपको मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मिल जाएगा 13,000। ये जो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, दीज आर नॉन एज अनसर्टेन कैश फ्लो। और हमारे पास जो गिवन कैश फ्लो है वो है 12,000 रुपए, जिसको हम सर्टन कैश फ्लो बोल देते हैं 12,000। तो कहीं ना कहीं सीई कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, सर्टन कैश फ्लो को डिवाइड करोगे अनसर्टन से, तो आपको आपका सीई मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली आप क्या करते हो, आप जब आपके पास अनसर्टन कैश फ्लो गिवन होते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हो सीई से, तो आपका सर्टन कैश फ्लो आ जाता है। तो अगर आप सर्टन कैश फ्लो को अनसर्टन कैश फ्लो से डिवाइड करेंगे तो आपको आपका सीई मिल जाएगा, दैट इज 0.92। तो करेक्ट आंसर था आपका सी 0.92। नेक्स्ट, फोर्थ वन, इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, एसएफएम का डिटेल्ड सॉल्यूशन, एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जस्ट करवाने के पीछे, एमसीक्यू दोबारा से कराने के पीछे पर्पस मैंने जैसे आपको बताया कि आपको दोबारा बार बार अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, कि एमसीक्यू के लिए अलग वीडियो देख रहे हो आप, सब्जेक्टिव के लिए अलग देख रहे हो, सेम सिंगल वीडियो में सब कुछ आ जाए, इस वजह से मैं आपको दोबारा से ये बता रहा हूं। फोर्थ, अंडर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस थ्योरी क्वेश्चन आ गया सर, ब्लैंक आर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर इश्यूड बाय ए सब्सिडरी कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल ऑफ होल्डिंग और पेरेंट कंपनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था प्रेफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट। हालांकि होने को सिक्योरिटाइजेशन में पास थ्रू भी होता है, पे थ्रू भी होता है, लेकिन जो इश्यू करती है भाई ये सब्सिडरी कंपनी रेस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल ऑफ होल्डिंग और पेरेंट कंपनी, दैट इज नॉन एज प्रेफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट। सी इसका करेक्ट आंसर था। फिफ्थ, फिर से एमसीक्यू था, इन ए 100-day stochastic analysis if the closing price is 210 or the 100-day low and high prices are 200 and 240 respectively, then stochastic, जिसको आप सिंबॉलिकली परसेंटेज के में इंडिकेट करते हो, will be equal to। तो इसके लिए सिंपली आपको परसेंटेज के का फॉर्मूला यूज करना है, क्लोजिंग प्राइस माइनस लो प्राइस डिवाइडेड बाई हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। एज पर क्वेश्चन क्लोजिंग प्राइस गिवन है 210, लो प्राइस गिवन है 200, हाई प्राइस गिवन है 240 और लो प्राइस गिवन है 200। तो इसको सॉल्व किया तो 25% इज योर आंसर। 25% ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, अरोन लिमिटेड हैज 1 million AAA रेटेड 12% बॉन्ड वैल्यूएशन में से आउटस्टैंडिंग, मैच्योरिटी होनी है 7 years में फ्रॉम नाउ, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% जिसके आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कंसीडर करोगे, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, कूपन आर पेबल एनुअली इज। तो प्राइस बताओ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 7 साल का डेटा आपके पास गिवन है, तो आप इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू सीधा सीधा ही कैलकुलेट कर सकते हो। आपको हर साल आपको 100 रुपए का तो इंटरेस्ट मिल जाएगा हर साल आपको। अच्छा, 100 रुपए की तो फेस वैल्यू है, तो 100 रुपए का 12%, 12 रुपए तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। 12 रुपए आपको हर साल इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितने साल तक सर? 7 साल तक। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 14% पे 7 इयर्स का 4.288 गिवन है, वो कंसिडर कर लिया। लास्ट में जब ये मेच्योर होगा तो आपको 100 रुपए वापस मिल जाएंगे, फेस वैल्यू पे रिडीम कर दोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 14% पे 7th ईयर का फैक्टर है 0.40, वो कंसिडर कर लो। तो आपको आपका आंसर मिल गया 91.46। योर करेक्ट आंसर विल बी बी, 91.46। 91.46। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 पोर्टफोलियो में से मिस सकाली ए प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू टू सिक्योरिटीज एज अंडर। गिल्ट एज सिक्योरिटी का 7% रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, मतलब रिस्क फ्री है। इक्विटी का रिटर्न 25% है, स्टैंडर्ड डेविएशन 30% है। यूजिंग द अबाउट टू पोर्टफोलियोज, इफ मिस सकाली इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट करना है इनको 5 लाख रुपए टू कंस्ट्रक्ट ए पोर्टफोलियो, और ये चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन 24% हो, तो बताओ रिटर्न क्या होगी इस पोर्टफोलियो की। तो सर इसके लिए आपको वेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का सिंपल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन चाहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन 24% हो, सर 24% रख दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन गिल्ट टेस्ट का 0 है तो वेट से कितना भी क्यों ना हो मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही आएगा, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी आपका 0.30 इनटू वेट ऑफ इक्विटी जो भी कैलकुलेट होके आएगा। तो इसको सॉल्व किया तो वेट ऑफ इक्विटी आ गया 0.8, तो वेट ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी अपने आप ही बच गया 0.2। अब आपकी जो रिटर्न है गिल्ट एज सिक्योरिटी से 7 और इक्विटी से 25% है, तो 7% की जो रिटर्न है 0.07, उसका प्रोपोर्शन है 0.2, और जो 25% की रिटर्न है उसका प्रोपोर्शन है 0.8, तो एवरेज रिटर्न आ गई आपकी 21.4%। अब 21.4% आ गया, लेकिन आंसर परसेंटेज में नहीं है, अमाउंट में है। तो सर मेरा पैसा है 5 लाख, तो 5 लाख का 21.4% करोगे 1,07,000, 1,07,000 का आपका रिटर्न आएगा। ऑप्शन बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पोर्टफोलियो का ही था। जॉम्ब लिमिटेड इज एंटायरली फाइनेंस्ड बाय इक्विटी शेयर्स, ठीक है, लेकिन द इक्विटी शेयर हैज ए बीटा ऑफ 0.8, मतलब इक्विटी का बीटा तो 0.8 था, लेकिन कंपनी पे नो टैक्सेस, जॉम्ब लिमिटेड नाउ डिसाइड टू बाई बैक हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर बाय बोरोविंग एन इक्वल अमाउंट। कहते हैं अभी तो ऑल इक्विटी था, बट अभी हम चाह रहे हैं कि 50% बाई बैक करके उसकी जगह डेट रख दें। इफ द डेट यील्ड ए रिस्क फ्री रिटर्न है 10% का, जिसका बीटा 0 है क्योंकि रिस्क फ्री है, तो व्हाट विल बी द बीटा ऑफ द इक्विटी शेयर आफ्टर बाईबैक। तो सर बाईबैक के बाद जो है वो इक्विटी का बीटा कितना होगा, तो डबल हो जाना है क्योंकि 50-50% कर रहे हो, बट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेवर्ड बीटा कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है अनलेवर्ड बीटा इनटू टैक्स है नहीं क्वेश्चन में, तो सीधा सीधा 1 + d अपॉन में ई आप अप्लाई कर सकते हो। अनलिवर्ड बीटा मतलब जब तक आपके पास डेट नहीं था, केवल इक्विटी था, तो अनलिवर्ड बीटा था आपका 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डेट अपॉन में इक्विटी। सर अभी क्या होने वाला है, 50% डेट हो जाएगा और 50% इक्विटी हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कहा, हाफ ऑफ द इक्विटी हम वापस लेके उसकी जगह बोरोविंग रख देंगे, तो 0.5 अपॉन में 0.5, इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम 1.6। 1.6 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर था। Next one, 9th one. Which one of the following theory question, which one of the following type of credit risk is a chance that a rating agency will lower its rating? कहते हैं वो टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क बताओ जिसमें रेटिंग एजेंसी आपकी रेटिंग कम कर देती है ऑन द इश्यूअर, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस फ्रॉम ए फॉल इन इश्यूअर रेटिंग बिकॉज ऑफ डिटेरियोरेशन इन इट्स फाइनेंशियल कंडीशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन डिटेरियोरेट करती है तो रेटिंग एजेंसी उसकी रेटिंग कर देती है कम, तो उस क्रेडिट रिस्क को बोलते हैं डाउनग्रेड रिस्क बोला जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर थ्योरेटिकल। नेक्स्ट वन इज 10th वन। अभी तक जो 10 क्वेश्चन आपने देखे उसमें केवल और केवल 2 थ्योरी एमसीक्यू, बाकी आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर ए बुलिश स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए सर बुलिश स्ट्रेटजी में होता क्या है। बुलिश स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी में होता क्या है, यूजिंग ए कॉल ऑप्शन की बात चल रही है ऑन द स्टॉक ऑफ सीएनसी ऑयल विद 220 का एक्सरसाइज प्राइस है जो 24 रुपए का चल रहा है, और एक कॉल ऑप्शन है जिसका 280 का एक्सरसाइज प्राइस है जिसका प्रीमियम 14 चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑफ सीएनसी ऑयल 248 चल रहा है। इफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 360 ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे अगर 360 रुपए हो जाए
तो बताओ नेट प्रॉफिट क्या होगा एक्सपायरेशन पे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सर बुलिश स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटजी में जो इन्वेस्टर होता है वो एक कॉल ऑप्शन तो बाई करता है, एक कॉल ऑप्शन सेल करता है। कौन सा कॉल ऑप्शन बाई करता है? वो इन्वेस्टर वो कॉल ऑप्शन बाई करता है जिसका स्ट्राइक प्राइस कम होता है, और सेल करता है उस कॉल ऑप्शन को जिसका स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होता है। तो इसमें स्ट्राइक प्राइस कम है 220 का और स्ट्राइक प्राइस 280 है ज्यादा वाला, तो 280 वाला तो बाई करोगे। जब आप 280 वाला बाई करोगे तो आपको 24 रुपए का तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एज पर क्वेश्चन 360 का प्राइस हो गया, तो एमपी माइनस ईपी अप्लाई करोगे तो 360 माइनस 220, 360 माइनस 220 140 रुपए का वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, जिसमें से आप 24 रुपए ऑलरेडी प्रीमियम पे करके बैठे हो, तो 116 रुपए का आपको नेट प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने एक स्ट्राइक हायर स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन सेल भी करा हुआ है, तो उस पर आपको प्रीमियम मिल जाएगा। कितना प्रीमियम मिल जाएगा? 14 रुपए। लेकिन वो तो आपको 280 पे स्ट्राइक प्राइस है, तो आपका एमपी हो जाएगा 360, तो आपको इस पे 80 रुपए का नुकसान होगा, बट 14 रुपए आप ऑलरेडी रिसीव करके बैठे, तो 80 माइनस 14 66 का आपको इसमें नेट लॉस होगा। तो दोनों को मिला के अगर मैं बात करूं तो दोनों को मिला के आपको नेट प्रॉफिट 50 रुपए का मिलने वाला है। तो 50 विल बी योर करेक्ट आंसर, 50 विल बी योर करेक्ट आंसर। 10 एमसीक्यू, 2 अभी तक थ्योरी दिखे, बाकी सारे प्रैक्टिकल। अब थ्योरी एमसीक्यू आ गया फिर से 11th वन। Which of the following complex financial derivatives are options having a maturity of up to 3 years? तो सर वो होता है लीप्स। लीप्स की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म इक्विटी एप्लीकेशन एंटीसिपेशन सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटीसिपेशन सिक्योरिटीज। इसके बाद 12th भी आपको थ्योरी ही देखने को मिला, जीडीआर का क्वेश्चन, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर ऑफ जीडीआर? तो जब हम जीडीआर के फीचर्स पढ़ते हैं, और आई थिंक इसमें जीडीआर के फीचर भी लास्ट में इन्होंने पूछे ही है, इसी पेपर के बिल्कुल एंड में यहां पे इन्होंने की फीचर्स भी पूछे हैं जीडीआर के। तो लास्ट में जाके 5 मार्क्स का जीडीआर के फीचर पूछ लिए, और यहाँ पे एमसीक्यू में भी आपको फीचर्स ऑफ जीडीआर पे एक थ्योरी क्वेश्चन दे दिया। तो रिटर्न भी जीडीआर का फीचर होता है, ग्लोबली मार्केटेड तो होता ही है, तो इसका आंसर था सी, बोथ ए एंड बी। इसके बाद नेक्स्ट 13th आपको फिर से फॉरेक्स में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल गया। द एक्चुअल एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल एट द मार्केट एज फॉलोज। ये आपके पास गिवन है, यूरो 1 इज इक्वल टू $1.1201 और 1.1216 बिड और आस्क रेट गिवन है। सिमिलरली रुपी 1 इज इक्वल टू $0.0116 और 0.0118। What will be the cross rate between EUR INR? तो सर सिंपल सी बात है, आपने इसमें क्या गिवन है, आपको निकालना है EUR INR। तो इसमें EUR पर USD गिवन है और यहाँ पे USD पर INR करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बिड तो ये तो डायरेक्ट गिवन है, इसमें आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो बिड और आस्क दोनों मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया आपको। EUR पर INR कैलकुलेट करोगे 1.1201 और 1.1216, ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, मुझे चाहिए यूएसडी पर आईएनआर और ये है आईएनआर पर यूएसडी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.0118 और 1 डिवाइड बाई 0.0116, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आपके आंसर मिल जाएंगे, दैट इज 94.9237 एंड 96.6897, जो कि आपका पहला ही आंसर यहाँ पे करेक्ट। और इसके बाद 14th और 15th दोनों आपको थ्योरी एमसीक्यू देखने को मिल गए। 14th आपका ब्लैंक एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल एंड द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, तो इसको बोला जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। और 15 जो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो करेंसीज टेक्स इट्स नेम फ्रॉम एन इंटरनेट मेमे फीचरिंग ए शिबा इनू डॉग, तो इसका नाम है डॉजकॉइन, डॉजकॉइन, आप जो भी नाम इसका लेते हो। तो ये 15 एमसीक्यू थे, ये 15 एमसीक्यू थे, जिसमें आपको यहां पे 1 2 3 4 5 और 6 एमसीक्यू आपको थ्योरी देखने को मिले, और बाकी जो 9 एमसीक्यू थे वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे थे।
इसका सॉल्यूशन तो वैसे मैंने आपको सेम डे दे दिया था जिस दिन पेपर हुआ था, बट दोबारा मैंने करवा दिया है इसमें, ताकि आपको वीडियोस अलग अलग रेफर ना करना पड़े। इसके बाद हम मूव करेंगे सेक्शन बी पे, जिसका आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर एसएफएम का फुल फ्लेज सॉल्यूशन करवा दीजिए, ताकि हम एक आइडिया ले सकें कि हमने कितना ठीक किया और कितना हमारा कुछ मिस्टेक हुई है। जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, चाहे वो एमसीक्यू के हो चाहे सब्जेक्टिव के हो, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं कि आप किस क्वेश्चन में कहां पे लैग कर रहे हो। अगर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो कहीं पे भी, तो भी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं। सेक्शन बी में जैसा कि हमें पता है कि सर अपने को 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, हर एक क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की रहती है। और इस सीक्वेंस में सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2A जो देखने को मिला, क्वेश्चन नंबर 2A एज एक्सपेक्टेड आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से देखने को मिला, जिसमें आपको एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताना था। देख लेते हैं एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को। पिगस लिमिटेड इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ रेलवे पार्ट्स फॉर पैसेंजर कोचेस एंड फ्रेट वैगन्स। ठीक है, ड्यू टू हाई वेस्टेज ऑफ मटेरियल and quality issues in production, the general manager of the company is considering the replacement of machine X with a new computer numerical control CNC machine Y। अभी आपके पास मशीन X थी, हम उसको हटा के उसकी जगह मशीन Y लाना चाह रहे हैं। मशीन X हैज ए बुक वैल्यू ऑफ ₹4,80,000। अभी जो आपके पास मशीन है उसकी बुक वैल्यू देखूं 4,80,000 है, एंड रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ इसकी अभी 6 साल बची हुई है। अगर अभी मैं इसको बेचने के लिए जाता हूं तो इट कुड बी सोल्ड नाउ एट 1,80,000 में ये बिक जाएगी। लेकिन अगर मैं सोचूं कि 6 साल इसको यूज कर लूं उसके बाद बेचूंगा, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये तो बात हुई मशीन एक्स की। आते हैं वाई पे, कहते हैं द परचेज प्राइस ऑफ मशीन वाई इज ₹24 लाख। अगर आप नई मशीन खरीदोगे 24 लाख रुपए लगेंगे, इसकी लाइफ भी 6 साल रहनी है। इट विल रिक्वायर 1,40,000 रुपए आपको इंस्टॉलेशन और 60,000 रुपए इस पे टेस्टिंग के लिए भी आपको लगाने पड़ेंगे। कैपिटलाइज नेचर का लगा देंगे, दोनों खर्चे ऐड हो जाएंगे। लेकिन साथ में कहते हैं सब्सिडी मिल जानी है आपको, कितना 15% ऑन द परचेज प्राइस ऑफ मशीन वाई विल बी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। लेकिन ये आपको जीरो पीरियड में नहीं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मिलेगी। ठीक है, कभी भी मिलो कोई दिक्कत नहीं है, बट मिल जाएगी। और इसकी साल्वेज वैल्यू भी है 6 साल के बाद 3,20,000 रुपए। द जनरल मैनेजर एस्टिमेट्स दैट द एनुअल सेविंग्स ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन वाई इंक्लूड ए रिडक्शन ऑफ 3 स्किल्ड वर्कर्स, जिसकी एनुअल सैलरी है 1,68,000 ईच। तो 1,68,000 इंटू 3 आपको सेविंग्स हो जानी है। ये तो स्किल्ड वर्कर्स की सैलरी के लेकर। इसके अलावा ₹4,80,000 फ्रॉम रिड्यूस्ड वेस्टेज ऑफ मटेरियल। सर मटेरियल का वेस्टेज जो पहले होता था और अब होगा, उसमें 4,80,000 रुपए की सेविंग हो जाएगी। एंड ₹3,50,000 फ्रॉम लॉस इन सेल्स ड्यू टू डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर। पहले जो परचेज ऑर्डर वगैरह में डिले होते थे, अब वो नहीं होंगे, तो अब 3.5 लाख रुपए की ये सेविंग्स हो जाएगी। तो ये फायदे हैं सारे के सारे। 168 इंटू 3 कर लेंगे, 480 का एक फायदा और 3.5 का एक फायदा है। ऑपरेशन ऑफ मशीन वाई विल रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ ए ट्रेन टेक्नीशियन विद एनुअल सैलरी ऑफ ₹3,90,000 एंड एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विल इंक्रीज बाई 154। ये फायदे हैं, तो दो कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी। 3,90,000 रुपए की एक टेक्नीशियन और 1,54,000 रुपए आपको उस पर मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा करना पड़ेगा। टैक्स का रेट आपको 30% अप्लाई करना है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% है, जिसके आपको फैक्टर कंसीडर करने हैं। एसएलएम मेथड अप्लाई करना है डेप्रिसिएशन का। टैक्स सेविंग ऑन लॉस ड्यू टू सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन आपको इग्नोर कर देना है। कहते हैं एग्जिस्टिंग मशीन को बेचकर कोई लॉस हो रहा है तो उसको कर देना, इग्नोर कर देंगे सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 14% के फैक्टर आपको दे दिए हैं 0 से लेकर 6 साल के। क्वेश्चन की डिमांड है एनपीवी कैलकुलेट करो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करो और उसके बाद एडवाइस दे दो
क्या हमें मशीन रिप्लेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, एनपीवी पॉजिटिव आ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन 1 आ जाए तो रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन आपके लिए रेडी है, ऑलरेडी सॉल्यूशन आपके लिए तैयार है। आंसर नंबर 2 का ए। सबसे पहले तो आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करना है। इनिशियल कैश आउटफ्लो के लिए आप नई मशीन खरीदोगे 24 लाख रुपए में, तो सबसे पहले आपको 24 लाख रुपए की कॉस्ट इनकर करनी है। एग्जिस्टिंग वाली मशीन बेच दूंगा, ये खरीदूंगा, तब एग्जिस्टिंग वाली 180 में बिक जाएगी, तो माइनस कर दूंगा सेल प्रोसीड ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। बट नई मशीन को कराना पड़ेगा इंस्टॉल 1,40,000 में, 60,000 रुपए के लिए उस पर टेस्टिंग के खर्च करने पड़ेंगे, तो ये खर्चे भी हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट मुझे एक सब्सिडी दे देगी 15% परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस है 24 लाख, तो 24 लाख रुपए का 15% 3,60,000 मुझे एक सब्सिडी मिलेगी, लेकिन ईयर जीरो में नहीं, फर्स्ट ईयर में मिलेगी। तो उसको प्रेजेंट पे आपने लाना पड़ेगा, प्रेजेंट पे आपको लाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट 24 लाख रुपए का 15%, फर्स्ट ईयर का इस पे फैक्टर अप्लाई कर दिया है 14% का 0.877 जो क्वेश्चन में गिवन है। अकॉर्डिंगली हम इसको प्रेजेंट पे ले आए, तो ये आपके पास नेट इनिशियल कैश आउटफ्लो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया। सर इसके बाद टारगेट रहता है हमारा एनुअल कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन ऑफ रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाला है मैंने सबसे पहले, ताकि मैं जब कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स करूं तो उसमें डेप्रिसिएशन इजीली लिख सकूं। डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एग्जिस्टिंग मशीन को ही 6 साल तक यूज करता, एग्जिस्टिंग मशीन को ही अगर मैं 6 साल तक यूज करता, तो उसकी बुक वैल्यू आज 480 थी, 6 साल के बाद कुछ नहीं, तो मैं उस पर 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाता। लेकिन अगर मैं नई मशीन की बात करूं, तो नई मशीन 24 लाख की है, जिसपे एक 40 आपको इंस्टॉलेशन लगा देना है और 60,000 टेस्टिंग पे, और सब्सिडी मिल जानी है मुझे 3,60,000 रुपए की, और लास्ट में जाके 3,20,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू जनरेट हो जानी है। तो 19,20,000 रुपए मुझे डेप्रिशिएट करने हैं 6 साल में, तो 1 साल का डेप्रिशिएशन बनता है 320। ओल्ड मशीन यूज करता रहता तो 80,000 डेप्रिशिएशन क्लेम कर पाता, नई मशीन यूज करूंगा 320, तो 240 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा, जिसको मैं यूज करूंगा एनुअल कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन में। अब आता हूं एनुअल कैश इनफ्लो पे। सर एनुअल कैश इनफ्लो में सबसे पहले सेविंग्स, सेविंग्स की हुई है आपको 3। एक तो 3 स्किल्ड वर्कर्स हैं जो आप कम कर दोगे, तो जिसकी सैलरी 1,68,000 एक की है, तो 1,68,000 इंटू 3, 5,04,000 रुपए ये सेव हो जाएंगे, 4,80,000 रुपए आपका एक सेव हो जाएगा, और 3.5 लाख रुपए आपका एक सेव हो जाएगा। ये तो आपकी सेविंग 13,34,000। बट आपको दो खर्चे भी करने हैं, 390 का एक खर्चा है और 154 का एक खर्चा है, तो ये खर्चे माइनस कर दोगे, तो ये खर्चा है 544 का, तो आपको इंक्रीमेंटल सेविंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स पता लग जाएगा, जिसमें से आप डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया आपने इंक्रीमेंटल 240 ये कर दोगे माइनस, तो आप पहुंच जाओगे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। टैक्स का रेट सिंपल क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 30% का, तो 30% आप टैक्स माइनस करोगे तो आप पहुंच जाओगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। कैश पे पहुंचने के लिए वापस जो ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस किया था एड बैक कर लो 240 का, तो आपको मिलेगा आपका इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, दैट इज योर एनुअल कैश इनफ्लो। सर एनुअल कैश इनफ्लो मिल चुका है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपना एनपीवी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था आपका 21,04,280। हर साल आपका कैश इनफ्लो कितना आ रहा है 1 से लेकर 6 साल तक, 6,25,000 रुपए, 6,25,000 रुपए, जिसपे जिसपे 6 साल के फैक्टर अप्लाई कर दिए। 6 साल के फैक्टर का मतलब है मेरा ये जो 6 साल के फैक्टर गिवन है इनका एडिशन कर लो, दैट विल कम 3.888, तो ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो की वैल्यू। साथ में आपको लास्ट ईयर जो 6th ईयर है उसमें साल्वेज वैल्यू मिलेगी 320, जिस पे आप 6th ईयर का फैक्टर अप्लाई कर दो जो क्वेश्चन में गिवन है 0.456, तो ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू। अकॉर्डिंगली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ गया आपका इन दोनों का एडिशन 25,75,920, जिसमें से आप इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस कर रहे हो, तो एनपीवी आ रहा है आपका पॉजिटिव 471,640। क्वेश्चन है एनपीवी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल देना। फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो, 25,75,920 डिवाइडेड बाय 21,04,280, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया 1.224। क्वेश्चन का एडवाइस करो
तो एडवाइस तो मैंने पहले ही बोल दिया था, एनपीवी पॉजिटिव है, पीआई मोर देन 1 है, आपको ये रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए। कंपनी शुड रिप्लेस द मशीन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2A जो है 7 मार्क्स के लिए ये अटेम्प्ट करना था। तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं क्या आपने क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो ठीक किया है या नहीं किया। अगर पूरा ठीक किया है बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं पे मिस्टेक करी है, कहां पे मिस्टेक करी है, क्या मिस्टेक करी है, एनालाइज कीजिए। अकॉर्डिंगली आपको स्टेप मार्किंग में एग्जाम में कितने मार्क्स मिलेंगे वो डिसाइड होने वाला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2A फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ अगर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2B जो दिया गया आपको वो दिया गया फ्रॉम लीज। लीजिंग डिसीजन में से सर क्वेश्चन नंबर 2B था, जो कि सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करके जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2B, गामा लिमिटेड इज कंसीडरिंग द एक्विजिशन ऑफ ए लैपटॉप सर्वर सिस्टम कॉस्टिंग ₹80,000। 80,000 रुपए कॉस्ट है। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू बी 5 साल इसकी लाइफ होने वाली है। द कंपनी प्लान्स टू एक्वायर द सेम, या तो बोरो कर लेता हूं 80,000 फ्रॉम इट्स बैंकर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर इसको लीज पे ले लेता हूं। बोरोविंग वर्सेस लीज, लीज वर्सेस बोरोविंग का क्वेश्चन था। द कंपनी विशेस टू नो द लीज रेंटल टू बी पेड एनुअली विच विल मेक इट इनडिफरेंट टू द लोन ऑप्शन। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना था कि लीज रेंट कितना पे किया जाए कि वो लोन ऑप्शन के इक्वल आ जाए, इनडिफरेंट आ जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम काफी सारी फिगर्स भी ऑलमोस्ट सेम थी, बाकी लैंग्वेज तो बिल्कुल ही 100% सेम थी। सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जा रहे हो। जो अपने बच्चे हैं 7 आउट ऑफ 7 इसमें स्कोर होना चाहिए उनका। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन विल बी पेड इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। सर सिंपल सी बात है, 80,000 रुपए का आप लोन लेने वाले हो, तो ये जो 80,000 रुपए का लोन लोगे 16,000 रुपए आपने 5 साल में पे कर देने। जो इंटरेस्ट होगा, लीज रेंटल होगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा, ये सारे के सारे ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर होगा। सर क्वेश्चन नहीं भी बोले तो हम लास्ट डे ही एज्यूम करके चलते हैं। द फुल कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर मतलब 80,000 will be return of over the effective life of the computer on a SLM basis। 16,000 रुपए का डेप्रेशन लगा देंगे एंड द सेम विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पस, और उस पर टैक्स सेविंग क्लेम कर लेंगे। टैक्स का रेट आपको 35% लेना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 10%, जिसके आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करने हैं। कंप्यूटर आप सेल कर लोगे 4,000 रुपए में एट द एंड ऑफ 5th ईयर, लेकिन इस पे आपको एक कमीशन देना पड़ेगा 10% का, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, वो डिडक्ट करके अपना रेवेन्यू ले लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके पास गिवन थे 10% पे। क्वेश्चन की डिमांड ऊपर भी बताई दी थी, नीचे भी दोबारा कह रहे हैं। एनालाइज एंड असेस एनुअल लीज रेंटल पेबल बाय गामा लिमिटेड व्हिच विल रिजल्ट इन इनडिफरेंस टू द लोन ऑप्शन। 7 नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जा रहे थे, वहीं से मैंने उसको कॉपी पेस्ट स्लाइड आपकी यहाँ पे डाल दी है। जस्ट एक दो फिगर जो चेंज थी वो फिगर चेंज कर दी। आंसर नंबर 2B, इसके लिए सबसे पहले तो आपको देखो लीज रेंट बताना है कि जो कि लोन ऑप्शन के साथ मैच कर जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर लोन ऑप्शन अगर अडॉप्ट करता हूं तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या होगा। 5 साल का क्वेश्चन है तो 6 कॉलम आपको लेने पड़ेंगे पर्टिकुलर्स, ईयर 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले क्वेश्चन ने यही कहा पॉइंट नंबर 1 में कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है 80,000 रुपए का, 5 साल की लाइफ है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपे कर देंगे, तो 16,000 रुपए आपने रीपे कर देना। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर दोगे 16,000 रुपए। अब 16,000 रुपए प्रिंसिपल आप रीपे करोगे और इस पे इंटरेस्ट पे करोगे। इंटरेस्ट पे करूंगा तो सर इंटरेस्ट का रेट जो है वो 12% रहने वाला है। तो आपको इसके लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर में तो 80,000 रुपए का ही लोन है, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में जब आप 16,000 रुपए रीपे कर दोगे तो सेकंड ईयर में लोन बचेगा 64 का। फिर सेकंड ईयर में 16,000 रीपे कर दोगे तो थर्ड ईयर में लोन बचेगा 48 का। फिर थर्ड ईयर में 16,000 पे कर दोगे तो फोर्थ ईयर में लोन बचेगा 32,000 का। फोर्थ ईयर में 16,000 पे कर दोगे तो फिफ्थ ईयर में लोन बचेगा केवल और केवल 16,000 का। इस पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करोगे 12% का, तो आपको हर साल का इंटरेस्ट पता लग जाएगा, जो कि आप यहाँ पे पे करोगे तो आपकी कॉस्ट का पार्ट होगा। जब आप इंटरेस्ट पे करोगे जो कि आपका एक खर्चा है, आप उस पर टैक्स सेविंग क्लेम कर लोगे। एज पर क्वेश्चन आपको जो टैक्स का रेट अप्लाई करना था
वो अप्लाई करना था 35%, तो सिंपल 9600 का 35%, 7680 का 35%, 5760 का 35%, 3840 का 35% और 1920 का 35%। साथ में आप डेप्रिशिएशन पे भी टैक्स सेविंग क्लेम करोगे। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि फुल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर जो है दैट इज 80,000, उसको राइट ऑफ कर देना। मतलब हर साल 16,000 रुपए का डेप्रिशिएशन और 16,000 रुपए का 35%, 5600 जो है वो आपको हर साल टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिशिएशन आ जाएगा। देन क्वेश्चन ने कहा कि लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको 4,000 रुपए में बेच देंगे, लेकिन 10% इस पे कमीशन लगेगा, तो अपने हाथ में आएगा 3600। 4,000 माइनस 10%, 3600 आएगा। और ये जो 3600 है ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट रहा। क्यों? क्योंकि आपने डेप्रिशिएशन तो पूरा का पूरा ही लगा दिया था। तो ये जो 3600 आपका प्रॉफिट है, इस पे आपको 35% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा 1260 रुपए का। अकॉर्डिंगली आपको कैश आउटफ्लो पता लग गया हर साल का, जिसपे आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई करेंगे हर साल का जो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का टोटल मिलेगा 53,052। क्वेश्चन चाहता है कि अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लोन ऑप्शन में 53,052 है तो लीज में भी सेम रहे। अब लीज में क्या होगा, अगर मैं लीज रेंट पे करता हूं x, अगर मैं लीज रेंट पे करता हूं x, तो सर ये टोटल आप कर लोगे तो इन 500 फैक्टर का टोटल आ जाएगा 3.79। तो अगर मैं लीज रेंट पे करूंगा, एक्स लीज रेंट पे करूंगा, तो 5 साल में उसका फैक्टर है 3.79, तो 3.79x मैं लीज रेंट पे करूंगा, उस पर टैक्स सेविंग क्लेम कर लूंगा 35% की। तो ये टैक्स सेविंग क्लेम करने के बाद लीज में मेरी जो नेट कॉस्ट है वो है 2.4635x एंड दैट शुड बी इक्वल टू 53,052। तो दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करें तो हमें हमारा x पता लग जाएगा। दोनों को इक्वल रख के सॉल्व किया तो x पता लग गया 21,535। बट बस यही आपका फाइनल आंसर भी है। अगर आपका लीज रेंट हर साल 21,535 होगा, दैट विल बी इन डिफरेंस टू द लोन ऑप्शन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके गए थे। और क्वेश्चन नंबर 2A भी अगर मैं क्लियरली आपको बता दूं तो क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है। क्वेश्चन सीए इंटर में पूछा गया था लास्ट ईयर सीए इंटर में सेम फिगर के साथ सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ऑलरेडी हम बच्चों को करवा रहे हैं, तो ये सेम क्वेश्चन 2A जो था इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, सीए इंटर में से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन किया गया था। 2B लीज में से, आपके स्टडी मटेरियल में से कहूं, अपने नोट्स में से कहूं, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है फिगर चेंज के साथ 2B। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए था दैट इज फ्रॉम इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 3A काफी सिंपल सा क्वेश्चन देखा गया। क्वेश्चन नंबर 3A भी, क्वेश्चन नंबर 3A, आरोन लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के नाम है ए और बी, ईच रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25 लाख। सर इन्वेस्टमेंट पता लग गया, दोनों का सेम है 25 लाख रुपए का। प्रोजेक्ट ए इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ ₹7 लाख इन पेसिमिस्टिक केस, पूरे से बुरी हालत में भी 7 लाख रुपए आ जाएंगे, 9,50,000 in most likely case and ₹12 lakh in the optimistic case. The probabilities of these outcomes are 0.2, 0.5 and 0.3 respectively and the standard deviation of project A inflow is 1,80,000। ये डेटा दे दिया आपको प्रोजेक्ट ए का। Similarly प्रोजेक्ट B is expected to generate annual cash inflow pessimistic situation में 5 लाख, मोस्ट लाइकली 10 लाख और अच्छी से अच्छी सिचुएशन में 14 लाख का कैश इनफ्लो जनरेट हो जाएगा। और इनकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, 0.4 और 0.3। और प्रोजेक्ट बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रहेगा 2.5 लाख रुपए। ये तो है ए और बी का डेटा। साथ में फॉर बेंचमार्किंग पर्पस, बेंचमार्किंग मतलब कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडस्ट्री में क्या बेस्ट है उससे कंपेयर करूं, द इंडस्ट्री हैज 3 कंपेरेबल प्रोजेक्ट है इनके सामने। प्रोजेक्ट एक्स जिसका इनफ्लो है 8 लाख, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 160। दूसरा है प्रोजेक्ट वाई जिसका इनफ्लो रहेगा 10 लाख, स्टैंडर्ड डेविएशन 220। और तीसरा प्रोजेक्ट है जेड जिसका इनफ्लो है 9 लाख और स्टैंडर्ड डेविएशन है 180। तो हमारे जो 2 प्रोजेक्ट है ए और बी, उसके साथ कंपैरिजन में आपको 3 प्रोजेक्ट और दे दिए एक्स, वाई और जेड जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं, और उनका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन्होंने दे दिया है।
क्वेश्चन की पहली डिमांड सिंपल, असेस द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो ऑफ ए और बी। सर ए और बी का एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो बताना है। सिंपल कैलकुलेशन रहेगी 7 लाख इंटू 0.2 प्लस 950 इंटू 0.5 प्लस 12 लाख इंटू 0.3। तो आपको प्रोजेक्ट ए का एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो पता लग गया, दैट विल कम 9,75,000। सिमिलरली बी की कैलकुलेशन के लिए जाओगे तो 10 लाख इंटू 0.3, नहीं 5 लाख से है, पेसिमिस्टिक है 5 लाख, 5 लाख इंटू 0.3 प्लस 10 लाख इंटू 0.4 प्लस 14 लाख इंटू 0.3, इसका टोटल किया तो ये आया 9,70,000। क्वेश्चन की पहली डिमांड यही थी, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो बताना। सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एनालाइज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज सीवी। कैलकुलेट करना आपको ए और बी का। सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ए और बी दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन में गिवन ऑलरेडी। ए का स्टैंडर्ड डेविएशन है 180 और बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 250। 180 और 250, दीज आर द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज। आपने कैलकुलेट किया 975 और 970, तो सीवी आ गया 0.18 और 0.26। दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट थी एसेस द इंडस्ट्री बेंचमार्क सीवी। जो इंडस्ट्री का बेंचमार्क सीवी है वो अपने को एसेस करना है। तो सर सिंपल सी बात है, सीवी आप एक्स वाई और जेड का निकाल लो। एक्स वाई और जेड तीनों का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आपके पास गिवन था, तो पहले एक्स हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन है 160, 160 डिवाइड बाई 8 लाख। वाई में जाओगे तो 220 डिवाइड बाई 10 लाख और जेड में 180 डिवाइड बाई 9 लाख। तो आपको इंडस्ट्री का सीवी पता लग जाएगा। और अब आपने इसका एवरेज कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ने फोर्थ पॉइंट में कहा है रिकमेंड विच प्रोजेक्ट आरओन लिमिटेड शुड सिलेक्ट एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। और क्वेश्चन ने यहां पे क्लियरली बोला था कि इंडस्ट्री बेंचमार्क सीवी इज डिफाइंड एज द एवरेज सीवी ऑफ 3 प्रोजेक्ट। तो मैंने यहां पे क्या किया, तीनों प्रोजेक्ट का जो सीवी आया था उसका एवरेज कर दिया है। 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 3 किया, 0.21 आ गया। और अगर आप इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखोगे तो इंडस्ट्री का सीवी है 0.21, ए और बी का है 0.18 और 0.26। तो 0.26 तो ज्यादा हो गया इंडस्ट्री से, तो वो तो ज्यादा रिस्की हो गया। तो ए विल बी प्रेफरेबल, ए विल बी प्रेफरेबल। तो आरओन लिमिटेड को जो प्रोजेक्ट ए है दैट शुड बी कंसीडर्ड, क्योंकि इसका सीवी कम है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3A कर देना था। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर मैं इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे का कोई मिस्टेक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A में मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 2B में किसी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर आप लीज का टॉपिक अच्छे से पढ़ के जा रहे हो अपनी क्लासेस में से। क्वेश्चन नंबर 3A कोई मिस्टेक होने का चांसेस नहीं है सर, इजी क्वेश्चन है, सीवी वगैरह ये सब अपनी क्लासेस में आप करके जा रहे हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3B आपको दे दिया इक्विटी वैल्यूएशन के चैप्टर में से। क्वेश्चन नंबर 3B आपको इक्विटी वैल्यूएशन में से देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3B ध्यान से, LMN लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग इट्स शेयर वैल्यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द करंट डिविडेंड पर शेयर इज ₹25, D0 पता लग गया आपको, एंड द करंट मार्केट प्राइस इज ₹550, P0 पता लग गया आपको। द कंपनीज ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, R पता लग गया आपको, और रिटेंशन रेशियो आपका 50%। अगर 50% रिटेंशन रेशियो है तो पे आउट रेशियो भी 50% ही होगा। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा आपका 14% का। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट आर 12% फॉर द फर्स्ट ईयर। सर पहले साल में 12% का ग्रोथ लेना है, 10% फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में आपको 10% का ग्रोथ लेना है, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ रेट फॉर द थर्ड ईयर एंड बियॉन्ड। थर्ड ईयर से आपका सस्टेनेबल ग्रोथ रेट हो जाएगा और उसके बाद वही चलेगा। और क्वेश्चन में बोला है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है बाय कंसीडरिंग द रिटेंशन रेशियो। सर ठीक है, तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बताया नहीं है कि तीसरे साल और उसके बाद क्या ग्रोथ रेट रहना है, बट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट बोल दिया तो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट हम कैलकुलेट कर लेंगे।
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके पास गिवन है 14% और 18% के, जो कि ऑफकोर्स हमें यहाँ पे यूज करने हैं 14% के, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो 14% ही है। क्वेश्चन की पहली डिमांड थी असेस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। सर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले आप अपने डिविडेंड्स कैलकुलेट कर लो, और डिविडेंड कैलकुलेट करने से भी पहले आप सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लो। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, बी इंटू आर, मतलब रिटेंशन रेशियो इंटू आरओई। रिटेंशन रेशियो था क्वेश्चन में 50% और आरओई गिवन था क्वेश्चन में 18%, तो आपका सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो है वो 9% आएगा। तो इसका मतलब पहले साल में 12%, सेकेंड ईयर में 10 और उसके बाद आपका 9% का ग्रोथ रेट रहना है। यहां पे हो सकता है स्टूडेंट्स ने कुछ हल्की फुल्की गलती कर दी हो अगर उनको ग्रोथ का फॉर्मूला याद ना आया हो तो, लेकिन हालांकि ये ग्रोथ का फॉर्मूला कोई नया नहीं है, आप इंटर लेवल में डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर में बी इंटू आर दैट इज रिटेंशन रेशियो इंटू आर पढ़ के आते हो। अब माइंड से स्किप हो गया हो तो एक अलग बात है, यहाँ पे इक्विटी वैल्यूएशन में भी आप ये फॉर्मूला पढ़ते ही हो। तो इसके बेसिस पे आप अपने डिविडेंड्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन का D0 25 रुपए, फर्स्ट ईयर में ग्रोथ रेट है 12%, तो 25 में 12% ऐड करोगे 28, सेकेंड ईयर में 10% है तो 28 प्लस 10% करोगे 30.8, और इसके बाद 9% रहेगी तो 30.8 प्लस 9%, थर्ड ईयर में ये 33.572 आ जाएगा। जब आपका थर्ड ईयर में ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा तो आपको जरूरत पड़ेगी P2 की फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, तो मैंने यहाँ पे P2 का फॉर्मूला यूज कर लिया। P2 के लिए फॉर्मूला होगा D3 अपॉन में KE माइनस D3। D3 आपने कैलकुलेट किया 33.572 डिवाइड बाई KE, क्वेश्चन में गिवन है 14% और ग्रोथ रेट थर्ड ईयर का रहेगा आपका 9%, या 671.44। बस अब मेरे पास फर्स्ट और सेकंड ईयर का डिविडेंड है और P2 भी है, तो मैं इजीली इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर सकता हूं। सिंपल, ईयर 1 2, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, सेकंड ईयर का डिविडेंड और सेकंड ईयर के एंड में मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई करोगे 14% के जो क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट और सेकंड ईयर के ही चाहिए, जस्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करोगे, आपको आपका आंसर पता लग गया 564.58। तो हमारे अकॉर्डिंगली इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू आ रही है 564.58। मार्केट में क्या प्राइस चल रहा था सर? मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा था 550, हमारा कितना आया? 550 से ऊपर है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सेकंड, एनालाइज द इंट्रिंसिक वैल्यू विद द करंट मार्केट प्राइस टू डिटरमाइन इफ द शेयर इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। तो सर शेयर कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इसकी वर्थ जो है वो तो 564.5 है, बट मार्केट में प्राइस केवल 550 चल रहा है, तो ये अंडर वैल्यूड है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट कर देना था। काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आपने यहां पे मिस्टेक ना करी हो, ग्रोथ रेट अगर आप कैलकुलेट करने में सक्सेसफुल रहे हो, तो ये क्वेश्चन काफी इजी था। इक्विटी वैल्यूएशन में से 7 नंबर के लिए काफी छोटा क्वेश्चन भी कहूंगा। बिल्कुल बताइए कि आपने क्या क्वेश्चन नंबर 3B में कोई मिस्टेक किया है, या बिल्कुल एग्जैक्ट आपके आंसर मेरे आंसर से मैच कर गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है दैट इज फ्रॉम बॉन्ड वैल्यूएशन, और बॉन्ड वैल्यूएशन के लिए मैं यही कहूंगा इंस्टीट्यूट ने फिर से हमें निराश किया बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन को लेकर। पास्ट में भी बॉन्ड वैल्यूएशन में देखा गया कि इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल में कंटेंट दिया हुआ है उसमें से उसके आउट ऑफ सिलेबस काफी बार गया है। इस बार भी इंस्टीट्यूट ने सेम चीज करी। इंस्टीट्यूट ने फिर से इस बार ये जो क्वेश्चन नंबर 4A था बॉन्ड वैल्यूएशन, इसमें ये जो ड्यूरेशन और वॉलेटिलिटी पूछा वो आपके सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है, या आपके सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है। अगेन मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो इंस्टीट्यूट ने सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में से पूछा है। सीए जो है, सीए का एसएफएम जो है फाइनल में, उसमें ड्यूरेशन और वॉलेटिलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बॉन्ड वैल्यूएशन अगेन आउट ऑफ सिलेबस थे। इसके सेकंड और थर्ड पार्ट, हाँ फर्स्ट पार्ट जो है वो नो डाउट आप कैलकुलेट कर सकते थे जो मैटर अपने सिलेबस में है। सेकंड आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, थर्ड नहीं कर पाओगे, और जब थर्ड नहीं कर पाओगे तो फोर्थ और फिफ्थ जो है वो भी आप कैलकुलेट कर तो सकते हो पहले पॉइंट के बेसिस पे, बट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट
तभी पूछे जाते हैं जब वॉलिटिलिटी पूछी जाती है। तो वॉलिटिलिटी के बेसिस पे फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आपने ऑफ कोर्स नहीं किए होंगे। हाँ, आपने जो वाईटीएम है उसको बढ़ाकर फिर से सेम तरीके से मार्केट प्राइस निकाल दिया, वो एक अलग जुगाड़बाजी हो सकती है। तो अगेन ये क्वेश्चन जो है बॉन्ड वैल्यूएशन का आउट ऑफ सिलेबस था, करवा देता हूं मैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर ए कॉर्पोरेट बॉन्ड, फेस वैल्यू 1000, कूपन का रेट है 11%, 110 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, 6 साल वाईटीएम चल रहा है, रिडम्पशन वैल्यू 1000 है, फेस वैल्यू ये, और वाईटीएम का जो रेट है वो 15% है। ईयर्स टू मैच्योरिटी, अच्छा ये था ईयर्स टू मैच्योरिटी 6 साल है और ये यील्ड टू मैच्योरिटी 15%। सबसे पहले तो आपको करंट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना था, ये तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस ईयर 1 to 6 और 6। हर साल आपको 110 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा और 6th ईयर में 1000 रुपए आपको रिडम्पशन पे मिल जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए क्वेश्चन ने कहा था वाईटीएम 15% है, तो 15% के आपको फैक्टर कंसीडर करने थे और गिवन भी थे इसमें। 15% पे एनुटी फैक्टर गिवन थे 3.784 और 15% पे 6th ईयर का फैक्टर भी गिवन था। तो ये एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आपको जस्ट मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करते, आपको आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर मिल जाता है 848.24। ये नो डाउट सब बच्चों का ठीक हुआ होगा। लेकिन इसके बाद जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं था। एस इज द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। देखो ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीका करा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन का। ईयर कंसीडर करो 1 2 3 4 5 6। अब एक बार इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया तो दोबारा भी रिपीट कर सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आगे से करके जाइएगा। कैश इनफ्लो की बात करें तो 1 से लेकर 6 साल तक आपको इंटरेस्ट तो रिसीव हो ही रहा था, लास्ट ईयर में 1000 रिडम्पशन पे, तो 1110 रुपए का कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस बार मुझे अलग अलग ही चाहिए थे क्योंकि ड्यूरेशन के लिए ये अलग अलग ही करना पड़ता है, तो मैंने इंडिविजुअली फैक्टर अप्लाई कर दिए 15% के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर। अकॉर्डिंगली कैश फ्लो को पीवीआईएफ से मल्टीप्लाई करके ये बॉन्ड वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया। अब कोई बच्चा ये ना बोले कि सर बॉन्ड वैल्यू यहाँ पे तो आपकी 848.24 आई है या 848.35 आई है। जब आप इंडिविजुअल फैक्टर लिखते हो तो फ्रैक्शन में चेंज की वजह से हल्का फुल्का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन थी। अब जब ड्यूरेशन कैलकुलेट करना होता है तो सिंपली आपने क्या करना होता है, ये जो बॉन्ड वैल्यू है इसका वेट निकालना होता है, प्रोपोर्शन निकालना होता है। तो सिंपल करना क्या है, इंडिविजुअल अमाउंट को टोटल अमाउंट से डिवाइड करना है। 95.7 डिवाइडेड बाई 848.35, 83.16 डिवाइडेड बाई 848.35, 72.38 डिवाइडेड बाई 848.35, 62.92 divided by 848.35, 54.67 divided by 848.35 एंड 479.52 डिवाइड बाई 848.35। इसका टोटल जो है वो 1 हो जाना चाहिए आपका। देन ये जो प्रपोर्शन आपने निकाला है बॉन्ड वैल्यू का, इसको आपने ईयर से मल्टीप्लाई करना है। ईयर को मल्टीप्लाई करना है प्रपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यू से। 1 इंटू 0.113, 2 इंटू 0.098, 3 इंटू 0.085, 4 इंटू 0.074, 5 इंटू 0.064, 6 इंटू 0.566। तो ये आपका आएगा 4.576। बस यही आपका ड्यूरेशन होता है। तो ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना कोई बड़ा साइंस नहीं है, लेकिन अगर हमारे सिलेबस का पार्ट हो तो हम एक्सपेक्ट करें कि सर आप बच्चा पढ़ के जा रहा है, बट सिलेबस में ही कहीं नहीं गिवन है इसकी कैलकुलेशन, तो कैसे एक्सपेक्ट करें कि बच्चे को पढ़ के जाना चाहिए। ड्यूरेशन के साथ साथ थर्ड पॉइंट में वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड भी पूछा, वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड भी पूछा। और बॉन्ड वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करने का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू ड्यूरेशन अपॉन में 1 प्लस वाईटीएम। ड्यूरेशन आपने कैलकुलेट किया है 4.576 डिवाइड बाय 1 प्लस वाईटीएम गिवन है 15%, तो ये सीधा सीधा आपका 3.979 आ जाता है। ये जो वॉलेटिलिटी आती है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके वाईटीएम में कल को 1% का चेंज आएगा तो आपका जो मार्केट प्राइस है वो 3.979% चेंज आएगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपका वाईटीएम बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस होगा कम, अगर आपका वाईटीएम कम होगा तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा। इसी बेसिस पे आगे के 2 पॉइंट पूछे गए। चौथा पॉइंट, एनालाइज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस
इफ इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज बाई 100 बेसिस पॉइंट। सर 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर 1% यील्ड बढ़ जाता है, अगर 1% यील्ड बढ़ेगा तो सर आपका मार्केट प्राइस होगा कम, कितना? 3.979% से। तो अभी आपका मार्केट प्राइस क्या चल रहा था? 848.24, तो ये 3.979% से कम हो जाएगा, 814.49 रह जाएगा। और इसी बेसिस पे कहीं ना कहीं फिफ्थ पॉइंट भी था, एनालाइज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ डिक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड बाय 75 बेसिस पॉइंट। अगर 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1% होता है तो 75 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.75%। 0.75%। तो यहां पे यील्ड में डिक्रीज हो रहा है तो आपका मार्केट प्राइस बढ़ेगा। मतलब क्या था? मतलब ये था कि सर 1% की वजह से चेंज आएगा 3.979, तो 0.75 की वजह से कितना चेंज आएगा? तो 0.75 की वजह से चेंज आएगा 2.984%। 2.984% मार्केट प्राइस बढ़ेगा। तो आपका जो 848.24 का प्राइस था उसको 2.984% से बढ़ा दो, इट विल बी 873.55। तो सिंपल मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 4A जो है हा इजी बट आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस था। पहला पॉइंट आप नो डाउट कर पाए होंगे। चौथा पांचवा भी आप जुगाड़ से कर सकते हो। जुगाड़ से मेरा मतलब ये है कि चौथा पांचवा जब आपको वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आप एक काम कर सकते थे कि यहाँ पे 15% की बजाय एक बार 16% के फैक्टर लेते और एक बार 0.75 कम करके दैट इज 14.25% के लेते, तो भी आप मार्केट वैल्यू पे पहुंच सकते हो। तो इसमें ग्रेस मार्किंग होनी चाहिए जहां तक मेरा आइडिया है। और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं कि क्या आप ड्यूरेशन और वॉलेटिलिटी पढ़ के गए थे, और अगर पढ़ के गए थे तो क्या आपने ये क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किया है या नहीं किया। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपको म्यूचुअल फंड में से देखने को मिला, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो हल्की फुल्की फिगर चेंज के साथ। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4B, वेल्थ प्लस गिफ्ट फंड स्कीम was launched 2 years ago with the objective of providing growth through a mix of equity and debt investment। कंपनी क्या करती है? डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करती है फर्दर पैसा। The scheme attracted good response from investors and over the years it built a diversified portfolio across multiple sectors and instruments। तो अभी तक जो डेटा पड़ा है उसके लिए तो एज सच कुछ भी डेटा रेलिवेंट नहीं था। The portfolio of the fund is as follows. The scheme had invested rupee 35 crore in IT and ITES companies। तो ये जो स्कीम है इसने कहां कहां कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो बताया हुआ है। IT एंड ITES कंपनीज में 35 करोड़, रुपी 20 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में, 10 करोड़ इन एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट, 25 करोड़ इन ऑटोमोटिव एंड 15 करोड़ इन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है। इसके अलावा अलोंगसाइड दीज इक्विटी होल्डिंग द फंड हैड आल्सो परचेज्ड अनलिस्टेड बॉन्ड्स वर्थ रुपी 20 करोड़। ध्यान देना, कंपनी ने अनलिस्टेड बॉन्ड खरीदे 20 करोड़ के। एंड द फंड आल्सो मेंटेन 4 करोड़ रुपए कैश एंड अदर एसेट्स भी है थ्रू आउट द फंड पीरियड। ठीक है। वाइल एक्सपेंसेस पेबल ऑन द क्लोजर डेट आर एस्टिमेटेड, 5 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस पेबल है। ठीक है। द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन लिस्टेड बॉन्ड इज 8%। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, ऊपर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है अनलिस्टेड बॉन्ड 20 करोड़ का, लेकिन नीचे जो रेट गिवन है 8% वो है लिस्टेड बॉन्ड्स का। तो इस रेट की कोई रेलेवेंसी नहीं है। हाँ, अगर ऊपर भी लिस्टेड बॉन्ड्स होते नीचे रेट गिवन होता तो हम लिस्टेड बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते, बट ऊपर अनलिस्टेड बॉन्ड है नीचे लिस्टेड बॉन्ड का रेट है, तो लिस्टेड बॉन्ड का रेट जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा तो इसकी हमारे लिए कोई रेलेवेंसी नहीं है, और अनलिस्टेड बॉन्ड है वो लिस्टेड बॉन्ड के रेट की वजह से इंपैक्ट नहीं होते। द स्कीम हैज 7 करोड़ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, 7 करोड़ यूनिट्स है।
अज्यूम दैट देयर इज नो कैश एज ऑन द डेट ऑफ परचेज, मतलब ओपनिंग में आप मान के चल सकते हो कि कोई कैश नहीं था अपने पास। इसके बाद आपको हर एक सेक्टर जिसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जब हमने परचेज किया था उस पे इंडेक्स कितना चल रहा था और वैल्यूएशन जिस दिन हम कर रहे हैं उस दिन क्या इंडेक्स चल रहा है वो बता दिया। तो और क्वेश्चन की डिमांड है एसेस नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड एज ऑन वैल्यूएशन डेट। तो सर सिंपल सी वैल्यूएशन डेट पे आप ले जाओ 35 करोड़ डिवाइड बाई 1800 इंटू 3100, ये है सॉल्यूशन आपके सामने। सेम क्वेश्चन आप ऑलरेडी क्लासेस में करके जा रहे हो, तो मैंने जो क्वेश्चन ऑलरेडी क्लासेस में करवाया हुआ था आपको, बस उसी को यहाँ पे सॉल्यूशन में आपके कॉपी पेस्ट कर दिया है, इक्का दुक्का जो फिगर थी वो चेंज कर दी है। 35 डिवाइड बाई 1800 इंटू 31 160.28 आ जाएगा। इसके बाद 20 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 2550 दैट विल कम 34। एविएशन की बात करें तो 10 करोड़ रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो 10 डिवाइडेड बाई 1400 इंटू 2300 16.43। इसके बाद ऑटोमोटिव में था 25 करोड़, तो 25 डिवाइडेड बाई 1750 इंटू 2800। इसके बाद नेक्स्ट वन इज बैंकिंग में आपने 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, 15 डिवाइड बाई 1600 इंटू 2500, तो आपको बैंकिंग की भी वैल्यू पता लग गई। इसके अलावा आपने अनलिस्टेड बॉन्ड में 20 करोड़ रुपए लगाए थे, लिस्टेड बॉन्ड के रेट की कोई रेलेवेंसी नहीं है, तो 20 करोड़ अनलिस्टेड विल बी 20 करोड़ 20 करोड़। इसके अलावा क्वेश्चन का 4 करोड़ रुपए हमारे पास थ्रू आउट द फंड पीरियड थे, तो 4 करोड़ वो कंसिडर कर लिया, और एक आपने क्लोजर डेट पे 5 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस पेबल है, तो वो आप लेस कर दोगे, तो टोटल फंड की वैल्यू आ गई 193.15, जो कि 7 करोड़ यूनिट्स की वैल्यू है। तो एनएवी पर यूनिट मैंने कैलकुलेट कर दिया 27.59। काफी ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑलरेडी आप अपनी क्लासेस में 2 क्वेश्चन इस तरीके के करके जा रहे हो। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो एनएवी पर यूनिट बताना था, तो एनएवी पर यूनिट मैंने साथ के साथ ही कैलकुलेट कर दिया टोटल कोर यूनिट से डिवाइड करके। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा एसेस एंड एनालाइज नेट रिटर्न, और वो भी एनुअल रिटर्न बतानी है, परसेंटेज ऑफ द स्कीम ओवर द 2 ईयर होरिजन, क्योंकि आपने तो 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, क्वेश्चन की पहली लाइन कहती है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ईयरली इन्वेस्ट रिटर्न बताना है। व्हेन द फंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 3 रुपए पर यूनिट पर ईयर जो है वो इसमें कैश डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सर इसके लिए आप नॉर्मल जो रिटर्न का फॉर्मूला यूज करते हो वो कर लो, एनएवी एट एंड प्लस डिविडेंड इनकम माइनस एनएवी एट बिगनिंग डिवाइड बाय एनएवी एट बिगनिंग इन 200, जिसमें आपने एनएवी एट एंड तो कैलकुलेट कर लिया 27.59। सर डिविडेंड भी क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन का 3 रुपए पर यूनिट पर ईयर है, तो 2 साल हो गए तो 6 रुपए हो गया, 6 रुपए का डिविडेंड हो गया। लेकिन अब आपको एनएवी एट बिगनिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर एनएवी एट बिगनिंग में कोई साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है वही कॉपी पेस्ट करनी है। 35 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 35, 20, 10, 25, 15 और 20 करोड़। कैश क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था देयर इज नो कैश ऑन द डेट ऑफ परचेज, मतलब बिगिनिंग में हमारे पास कोई कैश था नहीं, इस वजह से नहीं लिया। तो टोटल एनएवी 125 यूनिट, तो वो 7 करोड़ ही थी, तो आपका एनएवी एट बिगिनिंग 17.86 आ रहा है, जो आप यहाँ पे कंसिडर करके रेट निकाल रहे हो तो ये 88.07% आ रहा है। लेकिन ये रेट है 2 साल का, जबकि क्वेश्चन आपसे एनुअलाइज्ड रिटर्न जानना चाह रहा है, एनुअलाइज्ड रिटर्न जानना चाह रहा है, तो सर ये 2 साल के तो डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको आपका एनुअलाइज्ड एवरेज रिटर्न 44.04% पता लग जाएगा। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, 7 मार्क्स के लिए म्यूचुअल फंड का। सेम क्वेश्चन आप ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करके जा रहे थे, वहीं से मैंने अपने सॉल्यूशन को कॉपी पेस्ट करके उसमें जो फिगर चेंज करनी थी वो कर दी। इसके बाद जैसा कि हमें पता है कि सर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फुल्ली डेडिकेटेड होता है टू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इसमें पार्ट ए भी आपको पोर्टफोलियो में से देखने को मिल रहा है, तो पार्ट बी भी आपको पोर्टफोलियो में से ही देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5A, रिटर्न्स ऑन टू पोर्टफोलियो मून एंड सन फॉर द पास्ट 4 ईयर्स आर। 4 सालों का डेटा आपके पास गिवन है, मून और सन दोनों पोर्टफोलियो का रिटर्न आपके पास गिवन है।
सेम क्वेश्चन ऑलरेडी आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो, सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो फिगर्स चेंज के साथ। बीटा फैक्टर ऑफ द टू पोर्टफोलियो आर 1.8 एंड 1.4 रेस्पेक्टिवली, बीटा गिवन है दोनों के। द मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट का रिटर्न है 11% और आरबीआई बॉन्ड जो कि रिस्क फ्री होते हैं उसका आरएफ रिस्क फ्री रेट आपको 5.5% देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन की पहली डिमांड काफी ज्यादा सिंपल थी, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर सीएपीएम कैलकुलेट करना था। एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर सीएपीएम का फॉर्मूला होता है आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। आरएफ गिवन है, दोनों का बीटा गिवन है, आरएम गिवन है, तो बहुत इजीली आप यहाँ पे रिटर्न अंडर सीएपीएम कैलकुलेट कर सकते थे। सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जा रहे थे, अगेन मैंने वहीं से ये सॉल्यूशन कॉपी करके अपना जो भी फिगर चेंज था वो फिगर चेंज किया। रिटर्न अंडर सीएपीएम सेम फॉर्मूला आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। आरएफ गिवन है 5.5%, बीटा मून का है 1.8, सन का है 1.4, आरएम है 11%, आरएफ है 5.5%, दोनों का यहाँ पे 15.4 और 13.2% आपका आंसर आ गया। पहली रिक्वायरमेंट तो यही थी। सेकेंड पॉइंट में अगर जाते हैं तो क्वेश्चन ने कहा इवेल्युएट अल्फा एडजस्टेड रिटर्न। सर अगर अल्फा एडजस्टेड रिटर्न निकालनी है तो पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा निकालने के लिए मून और सन दोनों का डेटा मैंने कॉपी कर लिया, ईयर 1 2 3 4। ये जो क्वेश्चन में रिटर्न गिवन होती है उसको हम एक्चुअल रिटर्न ही बोलते हैं। तो क्वेश्चन से कॉपी कर लिया एक्चुअल रिटर्न 14.2, 14.7, 13.7 और 15.2। अगर एक्चुअल रिटर्न में से आप सीएपीएम की जो रिटर्न आपने कैलकुलेट करी है मून की 15.4 माइनस करोगे तो आपको अब नॉर्मल रिटर्न पता लगेगा, दैट इज एक तरीके से अल्फा पता लगेगा हर एक ईयर का। -1.2, -0.7, -1.7 और -0.2, तो ये आ गया आपका -3.8। लेकिन ये 4 साल का है तो डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपको अल्फा फैक्टर -0.95 पता लगेगा, जिसको आप एडजस्ट करोगे 15.4 जो आपने रिटर्न निकाला था उसमें से माइनस करोगे तो आपको अल्फा एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा। सेम काम आपको सन में भी करना है। जो क्वेश्चन में रिटर्न गिवन है दैट इज कंसीडर्ड एक्चुअल रिटर्न 15.45, 12.48, 14.7 और 14, और इसमें से आपको माइनस कर देना है जो आपने सीएपीएम का रिटर्न निकाला 13.2, तो आपको ये अब नॉर्मल रिटर्न मिलेगा, टोटल है 3.83। अल्फा निकालने के लिए इसको भी डिवाइड करो 4 से, 0.9575, ये पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा 13.2 में, प्लस होने के बाद ये 14.1575 आ रहा है। थर्ड में तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कि सर कौन सा पोर्टफोलियो आप कंसीडर करोगे। तो अल्फा एडजस्टेड रिटर्न जो है वो ज्यादा है, किसकी ज्यादा है सर? ज्यादा है अपनी मून की, तो मून के लिए हम जाना चाहेंगे। मून जो है उसका अल्फा एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा है तो हम मून जो पोर्टफोलियो है उसके साथ जाना चाहेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5A अटेम्प्ट करना था। छोटा क्वेश्चन था, अगर आप पढ़ के जा रहे हो, क्लासेस में करके जा रहे हो तो नो डाउट आपने बहुत इजीली ये क्वेश्चन कुछ ही टाइम में सॉल्व कर दिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के साथ जो बी पार्ट है, पता तो है ही हमें पोर्टफोलियो में से होता है, ये भी क्वेश्चन काफी इजी था क्योंकि इसमें शार्प, ट्रेन्योर और जेनसन्स ही आपको अप्लाई करने थे। सेम क्वेश्चन ऑलरेडी अगेन कहूंगा, ये भी सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5B जो है आप अपनी क्लासेस में हल्का फुल्का फिगर चेंज के साथ करके जाते हो। क्वेश्चन नंबर 5B, मिस तामिया, a mutual fund analyst, has collected past performance of the three fund and the Sensex. फंड है रॉक्स, SEZ और टॉम, रिटर्न गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और कोरिलेशन विद मार्केट गिवन है। मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 है, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न 14 है, रिस्क फ्री रेट है 9। क्वेश्चन की डिमांड काफी ज्यादा सिंपल सी थी, एनालाइज एंड एसेस द रैंक ऑफ द थ्री फंड इन टेबुलर फॉर्म बोला है। मैंने हालांकि टेबुलर फॉर्म ना बना के सीधा ही कर दिया था क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में करवा रहे थे तो वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया था। अगर आप टेबुलर फॉर्म की बात करो तो आप इस तरीके से टेबुलर फॉर्म बना के यहाँ पे कॉलम्स बना देना, ये आपका शार्प आ जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेन्योर दिखा देना और यहाँ पे आप जेनसन्स का डेटा दिखा सकते हो। मैंने यहाँ पे बिना टेबुलर फॉर्म ही किया है क्योंकि सिंपल मेरे पास ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन था, इक्का दुक्का फिगर्स ही चेंज थी, बस वो चेंज करके मैंने ये सॉल्यूशन आपके लिए बनाया है। यहाँ पे शार्प मेजर, शार्प मेजर की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस आरएफ, और शार्प कंसीडर करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। सर ऑलरेडी गिवन था अपने पास तो ऐसे कोई दिक्कत थी नहीं। रिटर्न तीनों ही कॉपी कर ली, 19, 13.5 और 11, 19, 35 और 11, माइनस रिस्क फ्री रेट आपके पास गिवन था 9% का, 9% का,
डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन भी तीनों के ऑलरेडी गिवन थे 2.5, 2 और 0.8। तो सीधा सीधा ही आपका शार्प का रेशियो तो आ गया था 4, 2.25 और 2.5। क्वेश्चन का रैंकिंग देनी है तो हाईएस्ट है रॉक्स का, सेकंड नंबर पे है टॉम और थर्ड नंबर पे है एससीजेड। अगर आपको शार्प की बजाय ट्रेन्योर पे जाना है तो ज्यादा चेंज नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में केवल बीटा रखना है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में बीटा गिवन नहीं है, बट बीटा वो तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास कोरिलेशन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी का भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का भी है। क्योंकि बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। 0.840 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन में 1.2, सेकंड के लिए हो जाएगा 0.540 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 1.2 और थर्ड का हो जाएगा 0.975 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 1.2। तो मैंने यहाँ पे पहले ये बीटा ही कैलकुलेट कर दिया था तीनों का, 1.75, 0.9 और 0.65 आ गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोबारा से रिमाइंडर दिला दूं, अगर आपको जो मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूं ये आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, आप हमारी मोबाइल ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मोबाइल ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब बीटा मिल गया तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लेना है ट्रेनियो रेशियो का, पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। सर रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में, कॉपी करो। रिस्क फ्री क्वेश्चन में रिटर्न गिवन है, कॉपी करो। बीटा जो आपने कैलकुलेट किया है 1.75, 0.9 और 0.65 कंसीडर करोगे, आपको रेशियो मिल गए ये वाले। अब इसमें सबसे ज्यादा क्या है? 5.71, देन एससीजेड और देन टॉम। रैंकिंग बतानी थी। और जेनसन अल्फा की अगर मैं बात करूं तो जेनसन अल्फा का फॉर्मूला तो वही जो क्वेश्चन में एक्चुअल रिटर्न गिवन होती है उसमें से रिक्वायर्ड रिटर्न अंडर सीएपीएम आपको माइनस करना है। रॉक्स, एससीज और टॉम रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में ये वाली, रिक्वायर्ड रिटर्न अंडर सीएपीएम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वही फॉर्मूला जो आपने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। सर आरएफ क्वेश्चन में है 9%, बीटा आपने अभी अभी कैलकुलेट किया ही है 1.75, 0.9 और 6.65 मल्टीप्लाई बाय आरएम क्वेश्चन में गिवन है 14% का, माइनस आरएफ तो 9% गिवन है। इसको सॉल्व किया 17.75, 13.5 और 12.25। ये आप यहाँ पे एक्चुअल रिटर्न में से माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे अल्फा मिल गया। अल्फा सबसे ज्यादा रॉक्स का है तो फर्स्ट, एससीजेड 0 है तो सेकंड, टॉम का तो नेगेटिव अल्फा आ रहा है तो थर्ड रैंकिंग। तो अगेन ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट था काफी ज्यादा सिंपल था। सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करके जा रहे हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आपका इसका आंसर ठीक हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर आप जाते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑलरेडी सेट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको दोनों ही पार्ट डेरिवेटिव में से देखने को मिलते हैं, जिसमें पार्ट ए आपको फ्यूचर में से तो पार्ट बी आपको ऑप्शंस में से देखने को मिल जाता है। और इसमें भी मैं कहूंगा इसके भी दोनों क्वेश्चन जो थे 6A और 6B ये बिल्कुल सेम तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी आप अपनी क्लासेस में करके जा रहे हो क्योंकि ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है एग्जाम में काफी बार पहले भी आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A, Mr. Higgs, an investor, has a portfolio of 5 securities on January 1, 2025 as given below। 5 सिक्योरिटीज हैं, प्राइस गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है। इस बार इन्होंने पोर्टफोलियो बीटा तो दे दिया और बीच में ये क्वेश्चन मार्क डाल दिया बीजेड का। सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाना स्टेटमेंट ऑफ पोर्टफोलियो बीटा ही है, उसी में एज ए मिसिंग फिगर हमें ये क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट कर देना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट रहेगा 10.5%। नंबर ऑफ डेज पूरे साल में आप 365 दिन मान के चलें। क्वेश्चन की पहली डिमांड सिंपल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ सिक्योरिटी बीजेड। नॉर्मली क्या पूछा जाता है? नॉर्मली हमारे पास बीजेड वगैरह का भी बीटा दे दिया जाता है और पोर्टफोलियो बीटा पूछ लिया जाता है। इस बार पोर्टफोलियो बीटा दे दिया तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। सर सेम स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, उसी में आपकी ये कैलकुलेशन होके आ जानी है। आंसर नंबर 6 पार्ट ए, सिक्योरिटी कॉपी कर ली क्वेश्चन से, ए एन बी जेड सी टी डी एम और ई बी जो भी क्वेश्चन में नाम थे। सिमिलरली क्वेश्चन में जो प्राइस गिवन था वो भी कॉपी कर लिया, 612.65, 334.2, 454.45, 775.1, 781.05। क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन थे वो भी कॉपी कर लिए, 3000, 5000, 6000, 10,000 और 3000। अगर आप प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू पता लग जाएगी, नो डाउट सर पता लग जाएगी। इसका टोटल
1,63,29,800 आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इसका वेट्स कैलकुलेट कर दिया 1837,950 डिवाइड बाई 163,29,800। सिंपल कहूं तो इंडिविजुअल फिगर को टोटल से डिवाइड करते रहोगे, आपको आपके वेट पता लग जाएंगे। बीटा की अगर मैं बात करूं तो बीटा क्वेश्चन में ए एन सी टी डी एम ई बी का गिवन और बी जेड का क्वेश्चन मार्क है, तो बाकी सब मैंने कॉपी कर लिया और जो बी जेड था उसका बीटा बी बी लिख दिया कि बीटा ऑफ बी। डब्ल्यू इंटू बीटा किया, ए एन को सॉल्व कर पाया, सी टी सॉल्व कर लिया, डीएम सॉल्व कर लिया, ई बी सॉल्व कर लिया और इसको सॉल्व किया तो ये 0.102 बी बन गया, बी जेड बन गया। और इसका टोटल किया तो ये आ गया 0.74 प्लस 1.102 बी जेड और दैट इज इक्वल टू हाउ मच एज पर क्वेश्चन 0.859। तो इसको सॉल्व किया तो सर आपको बीटा बी जेड का पता लग गया 1.17, वन ऑफ द इजीएस्ट कैलकुलेशन। इसके बाद सेकंड कैलकुलेशन, सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है सेकंड पॉइंट में कहा एनालाइज द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर फॉर फेब 2025। ये डेटा है आपके पास 1 जनवरी का और फेब 2025 मतलब 2 महीने के बाद का प्राइस बताओ। करंट वैल्यू जो है निफ्टी की वो 13,000 चल रही है और ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के बाद 10.5% का जो आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन है, अगर आप इसकी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करते हो तो वो कहलाएगा 0.0998 का रेट। साथ में आपको ई की पावर कुछ वैल्यूज दे दी है जो भी अपने को जरूरत पड़ने वाली है। तो सर थ्योरेटिकल फ्यूचर वैल्यू आपको अगर कैलकुलेट करनी है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, तो सबसे पहले तो वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो रेट 10.5% पर एनम है, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया है कि इसकी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के हिसाब से रेट आएगा 0.0998। ये तो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया। टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो टाइम पीरियड आपका जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी। सिंपल सी बात है सर, 1 जनवरी को तो आप बोल ही रहे हो, तो 1 जनवरी को छोड़ दो, 1 जनवरी छोड़ दो तो 30 दिन तो बचे आपके जनवरी के और 28 दिन आया आपके फरवरी में क्योंकि 2025 है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट में आते हैं 58। पूरे साल में है 365 दिन, तो जो टाइम ड्यूरेशन है टी वो आ गया 58 डिवाइड बाई 365.1589। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस इंटू ई की पावर आर टी। स्पॉट प्राइस क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया 13,000 इंटू ई की पावर होगा ये, ठीक है, ये टाइपिंग में नहीं हो पाता तो ये ई की पावर है आर, आर है सर 0.0998, टी है आपका 0.1589। तो इसको सॉल्व किया तो फ्यूचर वैल्यू आया 13,000 इंटू ई की पावर दिस वन। और जब ई की पावर दिस 1.015858 की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने बता दी थी आपको, इसकी वैल्यू बता दी थी ई की पावर 0.015858 की वैल्यू थी 1.01598। तो जस्ट 13,000 को इससे आपने मल्टीप्लाई करना है, आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पता लग गई 13,207.74, 13,207.74। दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट पता नहीं कितनी बार एग्जामिनर पूछ चुके हैं आपसे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी द इन्वेस्टर नीड टू सेल टू गेट ए फुल हेज। सर फुल हेजिंग करनी है फॉर इस पोर्टफोलियो इफ द करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी वही 13,000 जो ऊपर बताया था एंड निफ्टी फ्यूचर हैव ए मिनिमम ट्रेड लॉट रिक्वायरमेंट ऑफ 100 यूनिट्स का एक लॉट है। अज्यूम कर लो दैट फ्यूचर आर ट्रेडिंग एट दियर फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब जो आपने अभी अभी कैलकुलेट करी थी। तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला यूज हो जाएगा पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय 100% हेजिंग करनी है तो सीधा सीधा पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। पोर्टफोलियो की वैल्यू यहां से पिक कर लोगे 1,63,29,800 डिवाइडेड बाई 100 यूनिट का एक लॉट है और एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है 13,207.74। तो ये आपका एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया पूरा का पूरा, इनटू पोर्टफोलियो का बीटा क्वेश्चन में गिवन ही था 0.859। इसको सॉल्व किया तो सर ये राउंड ऑफ में 11 कॉन्ट्रैक्ट आप बोल सकते हो, 10.62 आया है जिसको राउंड ऑफ में आप 11 कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी सेम रिक्वायरमेंट थी, फोर्थ भी है, बस उसमें हेजिंग फुल नहीं करनी। पॉइंट नंबर 4 कहता है एसेस द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी सोल्ड टू द कस्टमर इफ द न्यू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.263। इस बार हम अपने पोर्टफोलियो बीटा को बढ़ाना चाह रहे हैं। जो अपना पोर्टफोलियो बीटा चल रहा था 0.859,
0.859, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको 1.263 लेकर जाना चाह रहे हैं। तो सर फॉर्मूला तो सेम ही अप्लाई होगा, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इस बार 100% हेजिंग नहीं करनी, तो फॉर्मूला में सीधा सीधा पोर्टफोलियो बीटा ना लिखकर डिजायर्ड बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा आ जाएगा। पोर्टफोलियो वैल्यू सेम कॉपी पेस्ट, वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेम कॉपी पेस्ट, मल्टीप्लाई बाई डिजायर्ड बीटा है एज पर क्वेश्चन 1.263, एग्जिस्टिंग बीटा ये चल रहा है 5 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप सेल करोगे, तो आपका जो पोर्टफोलियो का बीटा है वो 0.859 से 1.263 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6A। इसी तरीके के क्वेश्चन काफी टाइम से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बस हल्का फुल्का चेंज करके आपको ये क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6B की तरफ बढ़ता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 6B सेम क्वेश्चन आप ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करके जा रहे हो, अगेन कहूंगा वही हल्की फुल्की फिगर चेंज के साथ। तो इस बार का एसएफएम का जो पेपर है, अगर मैं बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन को साइड कर दूं, तो बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक दिख रहे हैं। बात यह है आपने क्या पढ़ के गए हो, उस पर यह मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 6B, क्वेश्चन नंबर 6B, हॉन्ट लिमिटेड इक्विटी शेयर आर प्रेजेंटली सेलिंग एट ए प्राइस ऑफ 648। अभी तो शेयर का प्राइस 648 चल रहा है। आफ्टर 3 months द प्राइसेस विल या तो 680 हो जाएगा बढ़कर, या फिर 616 हो जाएगा। 680 के होने की प्रोबेबिलिटी है 60% और 616 होने की प्रोबेबिलिटी है 40%। देयर इज ए कॉल ऑप्शन on the share of Hont Limited that can be exercised only at the end of 3 months और एक्सरसाइज प्राइस है इसका 640 का। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 6% पर एनम लेना है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करनी है, कोई डिविडेंड वगैरह नहीं है। क्वेश्चन की पहली डिमांड बिल्कुल क्लियर, एनालाइज द वैल्यू ऑफ 3 month कॉल ऑप्शन यूजिंग द बाइनोमियल मॉडल। और बाइनोमियल में भी आपके दो तरीके होते हैं, डेल्टा और फॉर्मूला। तो क्वेश्चन का डेल्टा मेथड से आपको जाना है। अगर आपको बाइनोमियल मॉडल से जाना और डेल्टा से जाना है, तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन डेल्टा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट हाई प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट लो प्राइस डिवाइडेड बाय हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। कॉल ऑप्शन है तो फॉर्मूला होता है एमपी माइनस ईपी, तो 680 माइनस 640 करोगे इट विल बी 40, लोअर पे तो वो जीरो हो ही जाता है, डिवाइड बाय 680 माइनस 616, इसको सॉल्व किया तो ये आया 0.625। सेकेंड स्टेप में आप कैलकुलेट करते हो अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड एट रिस्क फ्री रेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लो रेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लो अमाउंट जो है वो, जिसका फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे वही स्पॉट प्राइस इंटू ई की पावर आर टी, स्पॉट प्राइस नहीं, जो आपका प्राइस होगा फ्यूचर में, लो प्राइस जो होगा 616 इंटू ई की पावर आर टी। आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो तो आर टी की जगह आपको माइनस आर टी कंसिडर कर लेना है। तो 616 इंटू ई की पावर माइनस आर टी, एज पर क्वेश्चन 6% पर एनम का रेट है, अपनी बात चल रही है केवल 3 महीने की, तो 0.06 इंटू 3/12, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस 0.015। और क्वेश्चन में आप देख सकते हो, क्वेश्चन में ई की पावर माइनस 0.015 की वैल्यू गिवन है 0.985112, तो सिंपल इसको 616 से मल्टीप्लाई करना था आपको, तो आपको मिल जाता 606.8। और देन इसके बाद आपको थर्ड स्टेप में वैल्यू ऑफ कॉल कैलकुलेट कर लेना था, जिसका फॉर्मूला होता है करंट स्टॉक प्राइस माइनस अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड एट आरएफ रेट मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन डेल्टा। करंट स्टॉक प्राइस आप क्वेश्चन में चेक करो, करंट स्टॉक प्राइस क्वेश्चन की पहली लाइन में आपको 648 बता दिया था, माइनस अभी अभी आपने अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड एट आरएफ रेट निकाला है, दैट इज रुपीज 606.83 मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन डेल्टा आपका 0.625, तो कॉल की वैल्यू आएगी 25.73। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा इजी थी, क्योंकि आपको केवल और केवल पुट कॉल पैरिटी अप्लाई करके पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है। तो सर इसके लिए आपको पुट कॉल पैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना था, वैल्यू ऑफ कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पुट प्लस करंट स्टॉक प्राइस। अभी अभी आपने वैल्यू ऑफ कॉल कैलकुलेट किया 25.73, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज प्राइस है 640 और 3 महीने का ही है, तो फैक्टर तो आप सेम यूज कर लोगे जो आपने यहाँ पे यूज किए थे 0.985112 इज इक्वल टू पुट की वैल्यू आपने निकालनी है, और करंट स्टॉक प्राइस क्वेश्चन में 648 गिवन है,
इसको सॉल्व किया तो पुट की वैल्यू आ रही है 8 रुपए 20 पैसा, 8.2। मेरी अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जरूर जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, और हर क्वेश्चन में आप अपना भी एक एनालिसिस दीजिए, आपने कितना ठीक किया है, आपने कितना ठीक किया है, कौन से क्वेश्चन में कितना आपने ठीक किया है। अगर पूरा ठीक किया है तो भी बताएं, क्योंकि पेपर अच्छा था। क्लियरली मैं बात करूं, बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन को साइड में रख देता हूं मैं, तो वो केवल आउट ऑफ सिलेबस था, बाकी पेपर अच्छा था। इस तरीके के पेपर में लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में आई थिंक जहां तक मुझे याद है 83 मार्क्स हमारा हाईएस्ट रहा था। तो इस तरीके के पेपर में मुझे एक्सपेक्टेड है मे बी बच्चों का 80 प्लस स्कोर इस बार जाना चाहिए, जिस तरीके का पेपर देखा गया है उसके अकॉर्डिंगली। थर्ड पॉइंट में अगर मैं बात करूं, एनालाइज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। सर ऑप्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ, साथ में स्टॉक प्राइस एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स भी बता देना। ठीक है, बता देते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन देख लो। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन के लिए वही एमपी माइनस ईपी का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। एमपी या तो 680 हो जाएगा या 616 हो जाएगा, ईपी 640 है, तो इस केस में 40 रुपए ऑप्शन की वैल्यू आ जाएगी, इसमें तो नेगेटिव होके 0 हो जाएगा। एज पर क्वेश्चन 680 की प्रोबेबिलिटी है 60% और 616 की प्रोबेबिलिटी है 40%, तो इसको सॉल्व करोगे तो 24 रुपए आया। और अगर एक्सपेक्टेड स्टॉक प्राइस बताना है तो सीधा सीधा मार्केट प्राइस जो है उसको देख लो, 680 इंटू 0.6 प्लस 616 इंटू 0.4, इट विल बी 654. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6B फ्रॉम टॉपिक डेरिवेटिव ऑप्शन। अगर आप एसएफएम की क्लासेस लेना चाह रहे हैं, एससीएम की क्लासेस लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारी क्लासेस ले सकते हो। रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, और वैलिडिटी मल्टीपल ऑप्शन हम प्रोवाइड कराते हैं। कम से कम आप 1 मंथ की वैलिडिटी की क्लासेस भी हमारी ले सकते हो, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अपने एग्जाम तक की वैलिडिटी क्लासेस भी ले सकते हो। अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ऑप्शन हम प्रोवाइड कराते हैं। सॉफ्ट कॉपी में अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, हार्ड कॉपी में हार्ड कॉपी के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी कोई भी ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं। क्लासेस मोबाइल में देखनी है, मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप बाई कर सकते हो। इमीडिएट एक्टिवेशन है क्लासेस का। और अगर आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। साथ में आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कीजिए। कोई भी वीडियो वगैरह जो हम डालते हैं यूट्यूब पे, उसका लिंक आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। कोई भी अपडेशन नोटिफिकेशन, हमारे ऑफर जो होते हैं क्लासेस के, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको भी जरूर 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 ज्वाइन कीजिए। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, हम सबको पहले से ही पता होता है सर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, फुल्ली डेडिकेटेड होता है टू फॉरेक्स चैप्टर। वही इस बार भी देखा गया, और दोनों क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए थे जाने पहचाने और सिंपल क्वेश्चन ही पूछे गए थे, जो आप अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करके जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7A, मिस्टर अशान इज ए ट्रेडर होल्डिंग यूएस डॉलर। मिस्टर अशान के पास यूएस डॉलर है ऑलरेडी। एक्चुअल एक्सचेंज रेट्स आर कोटेड एट द फॉरेक्स मार्केट एज फॉलोज। पाउंड 1 इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर, पाउंड 1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपी, एंड डॉलर 1 इज इक्वल टू हाउ मच रुपी। कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, आप ये एज्यूम करके चलो। क्वेश्चन की पहली डिमांड तो है एनालाइज करो क्या आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए आप यहां पे सबसे पहले यूएसडी आपके पास है, तो आप यूएसडी पर पाउंड कैलकुलेट करके देख लो क्रॉस रेट का, क्योंकि आपके पास यूएसडी पर पाउंड एक रेट तो गिवन है, एक रेट तो गिवन है। तो क्या मैं रुपी के थ्रू अगर जाता हूं तो उस सिचुएशन में कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, उसके लिए चेक करके देख लो। सर अगर आपको यूएसडी पर पाउंड चाहिए तो यूएसडी पर रुपी मल्टीप्लाई बाय रुपी पर पाउंड आप करके देख सकते हो। ये है आपके पास रुपी पर यूएसडी, और ये है आपके पास रुपी पर पाउंड। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे यहां पे यूएसडी पर रुपी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 85.5085 और 1 डिवाइड बाई 85.5050, ये बिड हो गया और ये आपका आस्क हो गया, मल्टीप्लाई बाई रुपी पर पाउंड। सर ये रुपी पर पाउंड ही गिवन है, तो बिड को बिड में लिख दो, आस्क को आस्क में लिख दो। 113.4407 और 113.4487।
जब मैंने ये कैलकुलेट किया तो मेरा यहाँ पे जो आस्क रेट है, सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है डॉलर। तो अगर मैं डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करा के देन रुपी को पाउंड में कन्वर्ट करा लेता हूं, तो यहां पे जो रेट है वो है 1.3268 का आस्क रेट है। और जबकि देयर इज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट बिकॉज एन आर्बिट्रेजर कैन बाई पाउंड एट 1.3268 पे मैं यहां पे पाउंड खरीद सकता हूं, क्योंकि मैं अगर खरीदने के लिए जाऊंगा तो बैंक बेचेगा, और बैंक बेचेगा तो हायर रेट पे बेचेगा। तो मतलब मुझे यहाँ पे पाउंड मिल जाना है 1.3268। और अगर मैं इस पाउंड को लेकर इस मार्केट में जाता हूं तो यहाँ पे अगर मैं पाउंड को बेचता हूं और बैंक खरीदता है तो 1.5715 में खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे तो फायदा होगा, क्योंकि मैंने पाउंड 1.3268 में खरीद लेना है और बेच देना है यहाँ पे 1.5715 में, तो फायदा तो होगा थ्रू आईएनआर मार्केट, और सेल कर दूंगा दूसरे मार्केट में 1.5715, तो कहीं ना कहीं मुझे आर्बिट्रेज में फायदा होगा। तो क्वेश्चन है सेकंड पॉइंट में यही बोला, अगर फायदा होगा तो बताओ कैसे होगा। तो सेकंड पॉइंट में अलाइन द स्टेप्स मिस्टर अशान नीड टू मेक ए प्रॉफिट एंड एसेस हाउ मच प्रॉफिट मिस्टर अशान विल मेक अगर उनके पास $80,000 है तो, और 2 डेसिमल पॉइंट तक आपको कैलकुलेशन करनी है। तो सर सिंपल सी बात यह है, आपके पास यूएस डॉलर है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आईएनआर मार्केट में पाउंड खरीदना है। अगर आईएनआर मार्केट में पाउंड खरीदना है तो आईएनआर मार्केट में पहले डॉलर आपके पास है तो डॉलर बेच दो और पाउंड खरीद लो। तो सारे के सारे स्टेप्स यहां पे आपको दिखाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास यूएस डॉलर है 80,000, तो सबसे पहले तो आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट करवा लो। आपके पास है यूएस डॉलर, तो आप यूएस डॉलर बेचोगे तो बैंक यूएस डॉलर खरीदेगा, तो सर किस रेट पे खरीदेगा, सस्ते रेट पे खरीदेगा, 85.5050 पे खरीदेगा। तो यहां पे रुपी टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो 68,40,400 रुपीज आपको मिलेगा। आप $80,000 दोगे तो बैंक आपको 68,40,400 रुपीज देगा। देन आप इसको लेकर चले जाना पाउंड मार्केट में। पाउंड आप जा रहे हो खरीदने के लिए, तो बैंक आपको पाउंड बेचेगा, लेकिन ये पाउंड का रेट है, मुझे रुपी पर पाउंड कैलकुलेट करना है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 113.4487, तो अकॉर्डिंगली पाउंड में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 60,295.09, 60,295.09। अकॉर्डिंगली ये पाउंड लेकर मैं पहुंच जाऊंगा तीसरे मार्केट यहां पे, और एक पाउंड मैं यहां पे पाउंड बेचूंगा तो बैंक पाउंड खरीदेगा, तो ऑफकोर्स सस्ते रेट पे खरीदेगा, 1.5715 पे खरीदेगा। तो अकॉर्डिंगली वो डॉलर में कन्वर्ट होकर आएगा 94,753.37। स्टार्टिंग में मैं कितने डॉलर लेके निकला था, 80,000, जो कि मेरे पास कितने हो गए, 94,753.37। तो मुझे आर्बिट्रेज में 14,753.37 डॉलर का प्रॉफिट होगा। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के क्वेश्चन आप करके जाते हो ऑलरेडी, सेम क्वेश्चन, फिगर्स तो सेम नहीं कहूंगा, फिगर्स तो डिफरेंट, बट सेम क्वेश्चन आप ऑलरेडी अपनी क्लासेस में करके जा रहे हो, तो आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं आई होगी, मेरा यही मानना है। इसके बाद प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7B, अगेन फ्रॉम फॉरेक्स, और इजी क्वेश्चन था जिसमें आपको फॉरवर्ड कवर करना था, मनी मार्केट करना था और ऑप्शन दिखाना था। अगेन इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप करके जाते हो ऑलरेडी क्लासेस के अंदर। हम तो क्लासेस में इससे भी टफ क्वेश्चन करते हैं, फॉरवर्ड कवर भी होता है, मनी मार्केट भी होता है। इस क्वेश्चन में तो केवल कॉल ऑप्शन है, हम जो क्लासेस में क्वेश्चन करें उसमें कॉल के साथ साथ आपको पुट ऑप्शन भी देखने को मिल जाया करता है। क्वेश्चन नंबर 7B, मेडकेयर डिवाइसेस लिमिटेड, एन इंडियन हेल्थ केयर कंपनी, हैज रिसेंटली साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंपोर्ट high-end diagnostic equipment worth $8 million payable in 6 months। सर $8 million अपने को 6 महीने में पे करने हैं। Given the volatility of rupee, the CFO is concerned about the risk of a higher outflow at maturity। CFO को लग रहा है कि रुपी गिर न जाए, अकॉर्डिंगली हमें ज्यादा पेमेंट ना करना पड़ जाए। The Treasury Department is evaluating alternative hedging strategy
एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्पॉट तो अभी चल रहा है 83.7 रुपी पर डॉलर, लेकिन अगर आप 6 मंथ फॉरवर्ड में जाते हो तो ये 84.5 यूएसडी चल रहा है। तो क्वेश्चन की पहली डिमांड तो इसी पे बेस्ड है, एसेस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज स्ट्रेटजी टू हैज द यूएसडी पेमेंट। सर सिंपल सी बात है, अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाता हूं तो 8 मिलियन इंटू 84.50 का मेरा आउटफ्लो होगा। 8 इंटू 84.5 676 मिलियन का मेरा आउटफ्लो होगा अगर मैं फॉरवर्ड कवर करता हूं तो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आगे पढ़ूं तो क्वेश्चन का इंटरेस्ट रेट जो है 6 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट रेट इंडिया में 8% पर एनम है और यूएसए में 3% पर एनम है। तो क्वेश्चन की जो सेकंड रिक्वायरमेंट है उसी पे बेस्ड है, एनालाइज आईएनआर आउटफ्लो इफ द कंपनी यूजेज मनी मार्केट हैज। सर मनी मार्केट हैज करना और आप इंपोर्टर हो तो आपको यूएसए में पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल इन डॉलर डिवाइड बाय 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट डॉलर। अमाउंट कितना है 8 मिलियन, तो मैंने यहाँ पे पूरा पूरा लिख दिया 8 मिलियन का मतलब 80 लाख डॉलर डिवाइड बाय 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यूएस में बात करूं तो 3% पर एनम है, लेकिन ये तो पर एनम है, अपना ट्रांजेक्शन तो 6 महीने का है, तो ये हो जाएगा 0.015। तो 1 प्लस 0.03 इंटू 6 अपॉन में 12 करोगे तो 1.015 आ जाएगा। अकॉर्डिंगली अगर आप यूएस में 78, 81, 773 डॉलर आज डिपॉजिट कराओगे तो वो 6 महीने के बाद 80 लाख डॉलर हो जाएंगे और वहां की वहां निकाल के आप पैसा जिससे भी माल आपने लिया उनको पे कर देना, लेकिन इसके लिए जमा तो कराना पड़ेगा। तो आज अगर मैं यहाँ पे इंडिया में लोन लेता हूं तो लोन लेने के लिए जाऊंगा 78, 81, 773 डॉलर का, तो आज इंडिया में रेट चल रहा था 83.7 पर डॉलर, तो मुझे लोन लेना पड़ेगा इंडिया में कुछ इस अमाउंट का 65 करोड़ 97 लाख 4,433 रुपीज का मुझे लोन लेना पड़ेगा। और इंडिया में जो मुझे लोन मिलेगा वो मिलेगा 8% पर एनम, तो 6 महीने का 4% एडिशन इसमें होगा। तो 6 महीने के बाद मैं जब इंडिया में पेमेंट करूंगा तो 65 करोड़ 97 लाख 4,433 पे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने के अकॉर्डिंगली पे करूंगा, तो ये राउंड ऑफ में 686 मिलियन जाएगा। फॉरवर्ड कवर में बात करूं 676 जा रहा था, मनी मार्केट में जाएगा 686 मिलियन का आउटफ्लो। तीसरा ऑप्शन, आगे पढ़ता हूं क्वेश्चन को। ऑप्शन भी अवेलेबल है, 6 महीने का यूएसडी कॉल ऑप्शन अवेलेबल है जिसका स्ट्राइक प्राइस 84 है, जिसपे आपको प्रीमियम देना है 1.2 पर यूएसडी। और पॉसिबल स्पॉट रेट गिवन है सिनेरियोज आफ्टर 6 मंथ, कुछ भी और डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 कहता है एसेस एंड एनालाइज द आईएनआर आउटफ्लो अंडर बोथ सिनेरियो। ये बोथ सिनेरियो कौन से हैं? एक तो ऑप्शन हैज, ऑप्शन वाला, एक ये जो पॉसिबल स्पॉट रेट सिनेरियो है कि 6 महीने के बाद पॉसिबिलिटी है कि 82.5 हो जाए, 40% चांसेस है, हो सकता है 86 चला जाए जिसका 60% चांसेस है। तो एक्सपेक्टेड आउटफ्लो भी आपको बताना है। सर पहले ऑप्शन की बात कर लेता हूं, अगर मैं कॉल ऑप्शन ले लेता हूं तो 80 लाख डॉलर का ट्रांजेक्शन करूंगा तो 1.2 के अकॉर्डिंगली मुझे एक तो प्रीमियम देना है, 8 मिलियन पे 80 लाख डॉलर पे 1.2 के अकॉर्डिंगली 96 लाख रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। इसके बाद मेरे पास राइट है कि मैं स्ट्राइक प्राइस 84 पे 80 लाख डॉलर ले लूंगा, तो 80 लाख डॉलर इंटू 84 67 करोड़ 20 लाख का ये आउटफ्लो होगा। तो मेरा इसमें जो आउटफ्लो होगा वो 681.6 मिलियन का आउटफ्लो होगा। और अगर मैं कुछ भी नहीं करता, हेजिंग नहीं करता, तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 82.5 भी हो सकता है, 86 भी हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 82.5 होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, 86 होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो मतलब 84.6 का प्राइस हो सकता है। और 8 मिलियन अगर मुझे पे करना है तो मेरा जो आउटफ्लो होगा वो होगा 676.8 मिलियन। दिस इज द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। फोर्थ रिक्वायरमेंट में तो आपको डिसीजन देना है, एडवाइस दो कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करोगे। तो सर जो फॉरवर्ड कवर था वो बेस्ट था, क्योंकि उसमें सबसे कम आउटफ्लो है आपका 676 मिलियन का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको फॉरेक्स में से ये पूछा गया है। अगर आप पढ़ के जा रहे हो फॉरवर्ड मार्केट, मनी मार्केट, ऑप्शन, करेंसी ऑप्शन, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट यहाँ पे कर पा रहे थे। और किसी बच्चे ने अगर थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो क्वेश्चन नंबर 8, तो इसके अंदर हमें पहले से ही पता होते हैं सर 3 पार्ट पूछे जाते हैं 5, 5 और 4 मार्क्स के, जिसमें पहले पार्ट में क्वेश्चन ने कहा इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल फाइनेंस व्हाट इज द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी क्या है।
और सीबीडीसी के एडवांटेजेस आपको बताने थे। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में जो हम क्लासेस में आपको स्लाइड्स करवाते हैं वही स्लाइड मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी है। आप एक बार रीड करके देख सकते हो सीबीडीसी क्या होता है और इसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस। सेम जो स्लाइड हम अपनी क्लासेस में कराते हैं वही मैंने यहाँ पे आंसर में दे दिया, आप रीड करके एक बार देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो था वो जीडीआर था। सर जीडीआर के आपको फीचर्स यहाँ पे बताने थे, तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है फीचर्स ऑफ जीडीआर। 6 फीचर्स हैं: अंडरलाइंग शेयर्स, एंट्री इन द कंपनीज बुक्स, रिटर्न्स, नेगोशिएबल, ग्लोबली मार्केटेड और सेटलमेंट। दीज आर द 6 फीचर्स ऑफ जीडीआर एज पर योर सिलेबस। और लास्ट जो सी पार्ट था, इन ए सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन different type of securities are structured and issued to investors depending on their risk return preference. In this context, briefly analyze the different type of securitization issued by the SPV in securitization transaction. केवल और केवल 4 आपको सिक्योरिटीज बतानी थी। अगेन मैंने यहाँ पे भी जो हम क्लासेस में करवाते हैं वही मैंने स्लाइड कॉपी पेस्ट कर दी है। वन इज पास थ्रू सर्टिफिकेट पीटीसी, सेकंड इज पे थ्रू सर्टिफिकेट्स, थर्ड वन इज प्रेफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट, ये वाला पार्ट आपको एमसीक्यू में पूछा गया था ऊपर, एंड एसेट बैक्ड कॉमर्शियल पेपर। तो सेम स्लाइड जो हम अपनी क्लासेस में आपको करवा रहे हैं वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आपको दिसंबर 2025 के एग्जाम में पूछा गया। अगर मैं फाइनली क्रक्स की बात करूं तो फाइनली एमसीक्यू आपके इजी थे। एमसीक्यू में कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो आई थिंक आपको ना आता हो, क्योंकि एमसीक्यू बैंक में से पूछे गए हैं या अपनी क्लासेस में जो आप करके जाते हो ऑलमोस्ट वही एमसीक्यूज है। या तो कहूं तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू है या एमसीक्यू बैंक में से एमसीक्यूज पूछे गए, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए थी यहाँ। इसके बाद अगर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बात करूं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिर से मैं वही कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2A में भी कुछ बच्चों ने कुछ इधर उधर की मिस्टेक्स कर दी हो। क्वेश्चन नंबर 2B में कोई गलती होने का मतलब नहीं बनता, सेम क्वेश्चन आप करके जाते हो। क्वेश्चन नंबर 3A इजी था, यहां पे भी गलती होने का कोई मतलब नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट था डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, यहां पे हो सकता है आपने ये ग्रोथ रेट में कोई मिस्टेक कर दी हो तो कर दियो, अगर ये आपने ठीक किया है तो कोई गलती होने का लॉजिक नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 4A जो है इसमें मार्केट प्राइस तो नो डाउट आपने कैलकुलेट कर दिया होगा, बट बाकी जो पार्ट है ड्यूरेशन वॉलेटिलिटी वो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा था। क्वेश्चन नंबर इसका जो बी पार्ट था 3B का, सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करके जा रहे हो फिगर चेंज के साथ। 5A जो था ये क्वेश्चन भी आप सेम अपनी क्लासेस में करके जा रहे हो फिगर चेंज के साथ। बी पार्ट भी सेम करा हुआ है आपने। 6A भी आपने करा हुआ है, 6B भी आपने करा हुआ था, 7A और 7B भी आपने करे हुए थे। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कहीं दिक्कत आनी चाहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं कि आपके लिए पेपर कैसा था और आपका ये पेपर कैसा गया है। मैंने जो सॉल्यूशन करवाए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ ये सॉल्यूशंस करवाए हैं। हाँ, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लास्ट में अगेन कहना चाहूंगा, अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था तो लाइक बटन प्रेस करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है मैं ये जो वीडियो आपको दे रहा हूं 21 दिसंबर 2025 को मैंने सर्च किया है यूट्यूब चैनल पे। शायद जहां तक मेरा आइडिया है अभी तक एसएफएम के फुल फ्लेज सॉल्यूशन इतना डिटेल में, जितना डिटेल में मैंने आपको कराया है, शायद अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। तो आपके फ्रेंड्स भी नो डाउट वीडियो ढूंढ रहे होंगे कि सर एसएफएम का कहीं से फुल फ्लेज आंसर वो जो कि बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ मिल जाए तो हम भी अपने आंसर मैच कर सकें। तो लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जल्दी मैं आपके लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एचसीएम का सॉल्यूशन भी जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। और अगर आप एसएफएम और एचसीएम की क्लासेस सर्च कर रहे हैं और आपके सामने ये वीडियो आ गया है तो आप बेस्ट क्लासेस अवेल कर सकते हो। एसएफएम और एचसीएम दोनों सब्जेक्ट मैं खुद टीच करता हूं, कॉम्बो आप बाई कर सकते हो। मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शन है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ये आप अपने एग्जाम तक की भी वैलिडिटी अवेल कर सकते हो। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जो आपको अफोर्डेबल है वो आपको हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। मोबाइल में क्लासेस देखने के लिए मोबाइल ऐप से डायरेक्ट बाई कर सकते हो, इमीडिएट एक्टिवेशन हो जाएगा। लैपटॉप डेस्कटॉप पे देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लास्ट में अगेन याद दिला दूं, सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना
और लास्ट में याद दिला दूं, जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस दिखाए हैं, इसका पीडीएफ आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।